अस्सलाम वालेकुम। KSK नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है जो रास्ता दिल ने चुना है। नावल की राइटर हैं निगहत अब्दुल्ला। चलिए नावल की जानिब बढ़ते हैं। फजर की नमाज से फारिग होकर वो लॉन में आई तो रोज़ाना की तरह मोतिये की बेशुमार कलियां जैसे इसकी मुंतज़िर थीं। इसने पैरों को चप्पलों की कैद से आज़ाद किया और शबनमी घास पर धीरे धीरे चलती हुई लॉन के आखिरी सिरे तक आ गई। बड़ा रूह परवर समा था। अंधेरे की आगोर से निकलता उजाला, नसीम शहर की अटखेलियाँ, मोतियों और गुलाब की मैसूर कन महक और दादा के कमरे से आती इनकी बूढ़ी आवाज़। ग़ालिबन नमाज के बाद तिलावत कर रहे थे। रोज़ाना की तरह वो कुछ देर तक इस रूह परवर माहौल में चुपचाप खड़ी रही। फिर ढेर सारी मोतिये की कलियां अपने पल्लू में भरकर दादा के कमरे में चली आई और जैसे ही उन्होंने कलाम पाक रखकर दुआ के लिए हाथ उठाए, इसने वो सारी कलियां उनके हाथों के प्याले में डाल दी और इनके पास दोजानू बैठते हुए बोली, अस्सलाम वालेकुम दादा, सुबह बखैर, जीती रहो, खुश रहो। दादा ने उसे दुआ दी। फिर शफीक मुस्कुराहट के साथ पूछने लगे, ज़रा बताओ तो बेटा, अल्लाह ने मुझे सबसे अच्छी और प्यारी नेमत कौन सी अता की है? मैं। वो सीने पर हाथ रखकर फ़ख्र से बोली तो दादा ने उसकी पेशानी चूम ली। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। फिर जाए नमाज से उठते हुए बोले, तुम्हारे बाप की सुबह तो अभी नहीं हुई होगी। दादा वो बुरा मानने लगी, डैडी आपके भी तो कुछ लगते हैं। रोना तो इसी बात का है कि वो शैतान मेरा बेटा है। प्लीज़ दादा, डैडी को ऐसा ना कहें। और क्या कहूँ, तुम देखती हो 11 बजे वो सोकर उठता है। मम्मी भी तो 11 बजे उठती हैं, आप इन्हें तो कुछ नहीं कहते। वो रूठे लहजे में बाकायदा बहस पर उतर आई और दादा अपने पलंग पर बैठते हुए गहरी सांस खींचकर बोले, इसे क्या कहूँ, गलती तुम्हारे बाप की है। औरत तो वही करती है जैसा इसका मर्द चाहता है। वो मज़ीद कुछ कहने का इरादा तर्क करके खिड़की से पर्दे समेटने लगी। फिर आकर दादा के पास बैठी तो राजदारी से बोली, आपने महसूस किया दादा, कुछ दिनों से डैडी परेशान से लगते हैं। क्या परेशानी है इसे? दादा उल्टा इससे पूछने लगे। मुझे क्या पता, मैं तो खुद आपसे पूछ रही हूँ। मेरा ख्याल है मुझे भी नहीं पता। दादा ने अपने तई बात ख़त्म कर दी, लेकिन वो उनके घुटनों पर हाथ रखकर मिन्नत से बोली, तो आप डैडी से मालूम करें ना। हाँ, मुझे तो जैसे वो बता देगा ना। वो डैडी से मुतनफ़र नज़र आ रहे थे। वो खामोश हो रही। तब वो इसका मुंह ठीक करने की गर्ज से कहने लगे, मैं कोशिश करूँगा उससे मालूम करने की। और अब मेरा ख्याल है हम दोनों को नाश्ता कर लेना चाहिए, वरना अगर तुम्हें कॉलेज से देर हो गई तो तुम सारा इल्ज़ाम मेरे सर धरोगी। वो हंसते हुए उठ खड़ी हुई। फिर टेबल पर अपने और दादा के लिए नाश्ता लगाते हुए वो खुद भी कुड़ रही थी। उसे मम्मी डैडी की रूटीन और एक्टिविटीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थीं। डैडी की मसरूफियात तो फिर भी समझ में आती थीं, लेकिन मम्मी की घर से हद दर्जा लाताल्लुकी खासी तकलीफ दे थी। खाने के औकात में भी शाज़ो नादिर ही नज़र आती थीं। इसके लिए इस घर में सिर्फ दादा ही थे। शुरू से अब तक वो इन्हीं के साथ थी और शायद यही वजह थी कि इस पर दादा की तरबियत का ज़्यादा असर था। मम्मी मगरिबी तहज़ीब की दिलदादा ना सिर्फ उसे टोकती बल्कि अक्सर दादा को भी इल्ज़ाम देती थी कि इन्होंने इसे बिल्कुल दकियानूसी सा बना दिया है। फिर वो कोशिश करती कि इसे अपने साथ पार्टीज़ वगैरह में ले जाएं, लेकिन वो साफ मना कर देती। कभी ऐसा होता कि उसके मना करने पर मम्मी दादा पर चीखने चिल्लाने लगती। तब वो महज दादा की जान छुड़ाने की खातिर हामी भर लेती, लेकिन उसे कहीं भी अच्छा नहीं लगता था। बस अपने घर में और दादा के साथ वो खुश रहती थी और इसका बड़ा दिल चाहता था कि मम्मी भी अपना वक्त इधर उधर गुजारने के बजाय घर में रहा करें। इस सिलसिले में अगर कभी उसे मौका मिलता तो वो इनसे उलझ भी पड़ती थी और ज़्यादातर मम्मी इसे डांट कर खामोश करा देती थी। सोबिया दादा उसे पुकारते हुए डाइनिंग रूम में आए तो वो जाने किन सोचों में गुम बैठी थी। इन्हें हैरत हुई, करीब आकर बोले, क्या बात है बेटा, आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? नहीं, वो चौंक कर बोली। क्यों? दिल नहीं चाह रहा, वो बेदिली से कहकर अपने लिए चाय बनाने लगी। बुरी बात, चलो जल्दी से नाश्ता करो और कॉलेज जाओ। दादा मैं कभी कभी तो छुट्टी करती हूँ, बस आज नहीं जाऊँगी। इसके ज़िद्दी लहजे पर दादा खामोश हो रहे। इसने स्लाइस और अंडे की प्लेट इनके सामने रखी तो वो इसी खामोशी से खाने लगे। गाहे गाहे उस पर नज़र डाल लेते। वक्फे वक्फे से चाय की सिप लेती हुई वो इन्हें कुछ उलझी हुई सी लगी। तब वो पूछे बगैर नहीं रह सके, क्या बात है बेटा, कुछ देर पहले तक तो तुम्हारा मूड ठीक ठाक था, अब क्या हुआ? कोई ख़ास बात नहीं है, आपके लिए चाय बनाऊँ? हाँ, मैं चाय कब से पीने लगा। इसके पूछने पर दादा ने कुछ इस अंदाज से ताज्जुब का इजहार किया कि वो हंस पड़ी। फिर कुर्सी धकेलकर उठते हुए बोली, मैं अपने कमरे में हूँ दादा, आपको कोई काम हो तो मुझे बुला लीजिएगा। अपने कमरे में आकर वो कुछ देर तक सुस्ती से लेटी रही। फिर अचानक अपनी पेंटिंग का ख्याल आया तो उठकर उसे मुकम्मल करने लगी। उसे रंगों से खेलना बहुत अच्छा लगता था। गो कि इसने बाकायदा सीखा नहीं था, फिर भी बहुत अच्छी तस्वीरें बना लेती थी। इस वक्त भी जब वो अधूरी तस्वीर मुकम्मल करने खड़ी हुई तो फिर वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला।
मम्मी गालिबन इसकी घर में मौजूदगी से बेखबर थीं। जब ही इसके कमरे में झांका तक नहीं। हस्बे साबिक दोपहर के खाने के लिए जब दादा उसे बुलाने आए तब इतना वक्त गुजरने पर उसे हैरत हुई। 2 बज गए, पता भी नहीं चला। तो आज इसलिए तुम कॉलेज नहीं गई? दादा उसकी पेंटिंग देखते हुए बोले। नहीं दादा, इसका ख्याल तो मुझे बाद में आया था। खैर आप चले, मैं मुंह हाथ धोकर आती हूँ। वो कहते हुए वॉशरूम में चली गई। वापस आई तो दादा मौजूद नहीं थे। वो उनके पीछे डाइनिंग रूम में आई तो बैठते ही मम्मी डैडी के बारे में पूछा। वो दोनों मौजूद नहीं हैं, तुम आराम से खाना खाओ। दादा ने टोका तो इसने फिर कोई बात नहीं की, अलबत्ता अपने आप पर हैरान ज़रूर होती रही कि मम्मी इससे कुछ कहे बगैर चली गईं। फिर रात में जब वो टीवी पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रही थी, इस वक्त मम्मी डैडी दोनों साथ आए और उनके साथ कोई और भी था। जब ही उसने उठकर टीवी ऑफ कर दिया और अपने कमरे में जाने लगी कि मम्मी ने पुकार लिया, सोबी इनसे मिलो, ये निसार अहमद हैं, तुम्हारे डैडी के बहुत अच्छे दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। इसने वहीं खड़े खड़े सलाम किया। हाउस स्वीट। जवाबन निसार अहमद का अंदाज इंतहाई आमियाना था और आंखों में ऐसी खबासत कि वो पूरी जान से सुलग गई और मम्मी डैडी का ख्याल किए बगैर पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली आई। उफ, किस कदर बदतमीज़ आदमी है। इतनी भी तमीज़ नहीं है कि दोस्त की बेटी के साथ किस तरह बिहेव करना चाहिए। वो मुसलसल झंझला रही थी। कुछ देर बाद मम्मी इसके कमरे में आई तो उल्टा उससे टोकने लगी। ये क्या बदतमीज़ी थी? क्या सोचते होंगे निसार अहमद? जो इनका दिल चाहे सोचें। इसने सर झटक कर नागवारी का इजहार किया तो मम्मी डांट कर बोली, शट आप जानती हो कौन है वो? अभी आपने बताया था कि डैडी के दोस्त हैं। इसकी नागवारी हनूस थी। इसके अलावा उनकी हैसियत। मम्मी प्लीज़, इसने इंतहाई उकताहट का मुजाहरा करते हुए टोक दिया। मुझे इनकी हैसियत से क्या लेना देना? आपने कहा डैडी के दोस्त हैं, मैंने सलाम कर दिया। मज़ीद आप क्या चाहती हैं? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन इतना सुन लो कि हमारे पास जो कुछ है सब निसार अहमद का है। इस इंकशाफ पर वो एक पल को ठिठकी, फिर इसके पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन मम्मी का मूड देखते ही इसने कज़न खामोशी इख्तियार कर ली। और इनके जाने के बाद कितनी देर तक वो इनकी आखिरी बात को सोचती रही, लेकिन इसकी समझ में नहीं आया कि आखिर मम्मी ने इस पर क्या जताने की कोशिश की है। अगली शाम अभी वो सोकर उठी ही थी कि मम्मी से पुकारती हुई आ गई। खिलाफ मामूल इस वक्त मम्मी की घर पर मौजूदगी इसके लिए हैरान कुन थी और वो बेसाख्ता इजहार भी कर गई। खैरियत मम्मी, आज आप किसी पार्टी में नहीं गई? मैं तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रही थी और अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें भी हमारे साथ चलना है। मम्मी ने बड़े आराम से प्रोग्राम बताया, लेकिन वो उलझ गई। कहाँ? निसार अहमद के यहाँ डिनर है और इन्होंने तुम्हें ख़ास तौर पर इनवाइट किया है। मुझे? वो बमुश्किल अपने लहजे पर काबू पा सकी और मम्मी ने बेनियाजी की हद कर दी। हाँ तुम्हें, और सुनो ज़रा ढंग से तैयार होना, वहाँ और भी बहुत लोग होंगे। मम्मी कमाल होशियारी से उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर अपनी बात ख़त्म करके इसके कमरे से निकल गई। तो वो पहले बुरी तरह झुंझलाई, फिर कुछ सोचकर दादा के कमरे में आई, लेकिन वहाँ भी मम्मी को खड़े देखकर ठिठक गई। तुम्हें मैंने कहा है जल्दी तैयार हो जाओ, फिर यहाँ क्या करने आई हो? मम्मी ने उसे देखकर तनबीही अंदाज में टोका तो वो जुज़बुज़ होकर कुछ कहना चाहती थी कि दादा ने इशारे से मना किया। फिर नरमी से बोले, जाओ बेटा, तुम्हें अपनी मम्मी की बात माननी चाहिए। वो समझ गई इस वक्त अगर इसने मना किया तो मम्मी दादा पर चीखने चिल्लाने लगेंगी और उसे दादा की बेबसी पर बहुत रोना आता था। जब भी उल्टे पैरों वहाँ से चली आई और बहुत बेदिली से तैयार होने लगी। गो के किसी पार्टी में शिरकत का ये पहला मौका नहीं था। इससे पहले भी मम्मी कई बार इसके साथ ज़बरदस्ती कर चुकी थी और हर बार इसने मम्मी को मायूस ही किया था। इनके साथ चली तो जाती, लेकिन सारी दिलचस्पियों से दूर किसी कोने में छुपकर बैठ जाती। इस वक्त निसार अहमद के घर भी वो ऐसी ही जगह की तलाश में थी जहां वो खुद को सबकी नज़रों से पोशीदा रख सके, लेकिन निसार अहमद ने हद कर दी। साई की तरह उसके ताक़ुब में लगे रहे। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी उम्र के लोगों को छोड़कर आखिर इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, और खाने की टेबल पर जिस तरह वो किसी की परवाह किए बगैर इस पर मेहरबान रहे, इससे वो बुरी तरह भुखला गई और दिल ही दिल में इन्हें बेशुमार गालियां भी दे डालीं। अब इतनी नादान भी नहीं थी जो इनकी मेहरबानियों को समझ ना सकती। ज़्यादा गुस्सा इस बात का था कि वो लिहाज करने पर मजबूर थी। अगर उनकी जगह उनका बेटा होता तो वो उसे बेनकद सुना डालती। फिर उसे मम्मी डैडी पर हैरत हो रही थी, जो उनकी आमियाना हरकतें देखने के बावजूद इत्मीनान से थे। खाना उसने बराए नाम ही खाया। इसके बाद वो किसी तौर वहाँ रुकने पर तैयार नहीं हुई। मम्मी ने इसे धीमी आवाज़ में सख्त सख्त कहा, लेकिन वह ज़िद से बाज नहीं आई। फिर धमकी अमेज़ लहजे में बोली, मम्मी, अगर आपने 1 मिनट की भी ताख़ीर की तो मैं चीख चीख कर रोना शुरू कर दूंगी। नॉनसेंस। मम्मी ने उसे घूरते हुए दांत पीसे। तुम कहीं भी जाने के काबिल नहीं हो, इसीलिए मैं मना करती हूँ, लेकिन आप ज़बरदस्ती। शट अप। मम्मी ने बुरी तरह डांटा। पर निसार अहमद को आते देखकर सरगोशी में बोली, अपना मूड ठीक करो, निसार साहब आ रहे हैं। वो नागवारी से सर झटक कर दूसरी तरफ देखने लगी। तभी निसार अहमद करीब आ गए और मम्मी को मुखातिब करके बोले,
क्या बात है मिसेज एहसान, आप यूं अलग थलग क्यों खड़ी हैं? वो असल में सोबी के सर में दर्द हो रहा है। अरे वो इसके सामने आ गए। ये तो खासी तशवीश की बात है। चलो सोबी, तुम अंदर चलकर कुछ देर आराम कर लो। शुक्रिया, मैं अब घर जाऊंगी। ये भी तुम्हारा ही घर है। इनकी बात पर वो बुरी तरह सुलग गई और कोई सख्त बात कहना चाहती थी कि मम्मी बोल पड़ी। असल में ये अपने दादा से बहुत मानूस है, ज़्यादा देर उनसे दूर नहीं रह सकती। अच्छा, उन्होंने दिलचस्पी जाहिर की। चले मम्मी, इसने इन्हें मजीद कुछ कहने का मौका नहीं दिया और फौरन गेट की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद मम्मी डैडी के साथ आई तो वो गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ी थी और इस वक्त से जो मम्मी ने उसे बुरा भला कहना शुरू किया तो घर आने तक ये सिलसिला जारी रहा। और ऐसा भी पहली बार नहीं हो रहा था। हर बार वापसी में वो इसी तरह मम्मी की बातें सुनती थी और आज तो इन्होंने गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिर भी वो खामोश रही और जैसे ही गाड़ी गेट से दाखिल होकर रुकी, वो फौरन अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उतर आई। दादा के कमरे की लाइट जल रही थी। वो समझ गई इसके इंतज़ार में जाग रहे हैं। तब वो सीधी उनके कमरे में आ गई और जाने इन्हें देखकर दिल क्यों भर आया कि भागकर उनके सीने में मुंह छुपा लिया और अपनी सफाई पेश करने लगी। मैं जाना नहीं चाहती थी दादा, मम्मी ज़बरदस्ती ले जाती हैं। मैं जानता हूँ। उन्होंने आहिस्ता से इसका सर थपका, फिर इसका चेहरा हाथों में लिया तो वो आजिज़ी से बोली, आप मम्मी डैडी को मना क्यों नहीं करते? वो मुझे अपने साथ ना ले जाया करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो मेरी बात कब मानते हैं? इनके लहजे की आज़रदगी पर वो तड़प गई। फिर मुझसे ये तवक्का क्यों रखते हैं कि मैं इनकी बात मानूं? दादा हैरान हो गए और लाजवाब भी, तो इसकी पेशानी चूमकर बात बदलने की गर्ज से कहने लगे, मैंने तुम्हारे इंतज़ार में खाना नहीं खाया। क्यों दादा, आपको पता भी था कि हमें आने में देर हो जाएगी? वो खफगी का इजहार करते हुए फ़ौरन खड़ी हो गई। ये भी तो पता था कि तुम वहाँ से भूखी वापस आओगी। मेरी फ़िक्र ना किया करें, मैं अगर एक वक्त नहीं भी खाऊंगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कहते हुए कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद खाना लेकर आई और दादा के साथ बैठकर खाने लगी। फिर कुछ दिन बड़े सुकून से गुजर गए क्योंकि मम्मी ने फिर उसे किसी पार्टी में चलने के लिए नहीं कहा और अपने तय वो ये सोचकर मुतमईन होने लगी कि शायद उसके रवैये से मायूस होकर मम्मी ने अब उसे इसके हाल पर छोड़ दिया है। लेकिन यह इसकी खाम ख्याली थी। नहीं जानती थी कि कभी कभी खामोशी के अंदर से कितने बड़े तूफान जन्म लेते हैं। ऐसा ही तूफान जाने कब से इसके ताक़ुब में था। उस रोज़ वो कॉलेज से लौटी तो दादा के कमरे में खासा शोर सुनाई दिया। वो यही समझी मम्मी आदत के मुताबिक किसी मामूली सी बात पर चिल्ला रही होंगी और इन्हें रोकने की गर्ज से ही वो दादा के कमरे की तरफ आई तो दादा की आवाज़ पर ठिठक गई, ये किसी तौर मुमकिन नहीं है। मैं आज तक तुम्हारे किसी मामले में नहीं बोला, लेकिन सोबिया के मामले में मैं खामोश नहीं रह सकता। बेहतर यही है कि आप अब भी खामोश रहें। मम्मी का अंदाज तिलमिलाया हुआ था। नामुमकिन, तुम्हें खुद सोचना चाहिए। कहाँ निसार अहमद इसके बाप से भी बड़ी उम्र का और कहाँ मेरी बच्ची। मैं हरगिज़ ये जुल्म नहीं होने दूंगा। दादा की बात सुनकर वो सन्नाटे में आ गई। इस पर डैडी की आवाज़ ने उसे चकरा कर रख दिया। ये जुल्म नहीं, हमारी खुशकिस्मती है कि निसार अहमद ने खुद सोबिया का रिश्ता मांगा है और मैं इनकार नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुम इनकार क्यों नहीं कर सकते। बहुत मकरूज हो ना निसार अहमद के। जब आप जानते हैं तो बहस क्यों कर रहे हैं? तुम कुछ भी कहो, मैं सोबिया की शादी इस बुढ़े से नहीं होने दूंगा। दादा के फैसला कुन अंदाज पर मम्मी भड़क उठी। सोबिया हमारी औलाद है, हम इसके बारे में जो चाहे फैसला करें, आपको बोलने का कोई हक नहीं। मुझे हक नहीं? दादा की आवाज़ में बेपनाह दुख था जिससे वो खुद पर काबू नहीं पा सकी। फ़ौरन दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुई तो मम्मी ने चौंक कर उससे देखा, फिर डैडी को साथ लेकर कमरे से निकल गईं। दादा, वो भागकर दादा की आगोश में जा छुपी। आंसू बेख्तियार छलक गए थे। नहीं बेटा, रो नहीं। मम्मी डैडी अच्छा नहीं कर रहे दादा, वो इसी तरह रोते हुए बोली। तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। किस कदर कमज़ोर थे दादा, फिर भी उसे हौसला दे रहे थे। मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ ये जुल्म नहीं होने दूंगा। आप क्या करेंगे? अभी देखा नहीं मम्मी और डैडी किस तरह बात कर रहे थे। वो हथेलियों से आंखें रगड़ते हुए बोली तो दादा अफसरदगी से मुस्कुराए। मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम रोगी नहीं। तुम्हारे आंसू मुझे कमज़ोर बना देते हैं। मैं नहीं रहूँगी। शाबाश, अब जल्दी से मुंह हाथ धोकर खाना खाओ, फिर आराम से सो जाओ। मैं शाम में तुमसे बात करूंगा। दादा ने इसकी पेशानी चूमते हुए कहा तो वो उठकर अपने कमरे में आ गई। इसे नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन चूंकि दादा ने कहा था इसलिए चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई, जबकि जहन में मुसलसल आंधियां सी चल रही थीं। इस रोज़ मम्मी ने कहा था कि इनके पास जो कुछ है निसार अहमद का है, और आज दादा भी डैडी से ये कह रहे थे कि वो इनके मकरूज़ हैं, जबकि इससे पहले दादा बारहा उसे बता चुके थे कि गांव में इनकी जिम्मेदारी थी। फिर जब मम्मी डैडी ने शहर में रहने को तरजीह दी और दादा को भी मजबूर किया तो वो अपनी ज़मीनें बेचकर यहाँ चले आए, जिससे डैडी ने यहाँ बिजनेस किया।
फिर इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो निसार अहमद के मकरूज़ कैसे हो गए, और अगर ऐसा था भी तो कर्ज़ उतारने के और बहुत तरीके हो सकते थे। इसे अपने माँ बाप से शिकायतें तो बहुत थीं, इसके बावजूद ये ख्याल तो कभी छू कर भी नहीं गुजरा था कि कभी किसी मजबूरी के तहत उसे भेंट चढ़ा दिया जाएगा। हकीकतन उसे मम्मी डैडी की सोच और उनके फैसले से बहुत दुख हुआ था, और दिल चाह रहा था चुपचाप यहाँ से चली जाए, कहीं बहुत दूर जहाँ तक उनकी रसाई मुमकिन ना हो। अगर दादा का ख्याल ना होता तो शायद वो ऐसा कर गुजरती। पता नहीं क्यों हर शख्स के साथ कोई ना कोई मजबूरी क्यों बंधी होती है। वो भी दादा की वजह से मजबूर थी। शाम में वो चाय लेकर दादा के कमरे में दाखिल हुई तो इन्हें गहरी सोच में गुम पाया। उसे दुख हुआ कि इसकी वजह से दादा भी परेशान हैं। बहुत आहिस्ता से चाय का कप उनके करीब रखा और जाने लगी कि उन्होंने पुकार लिया, सोबिया यहाँ मेरे पास बैठो बेटा। वो चुपचाप आकर इनके पास आकर बैठ गई। तो कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहने लगे, मेरा मकसद तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ उकसाना नहीं है, बल्कि जो सच है मैं वो कहने जा रहा हूँ। तुम्हारे माँ बाप को दौलत की चकाचौंध ने इस हद तक अंधा कर दिया है कि वो इसकी खातिर तुम्हें भी दांव पर लगाने को तैयार हैं। इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि निसार अहमद किस कमाल का आदमी है। उनके पेश नज़र सिर्फ ये बात है कि अगर उन्होंने इसे तुम्हारा रिश्ता देने से इनकार किया तो इस सोसाइटी में वो अपना मौजूदा मकाम बरकरार नहीं रख सकेंगे। और मैं नहीं चाहता मेरी बच्ची कि तुम अपने माँ बाप की गलत ख्वाहिशात की भेंट चढ़ो। तुम खुद भी ऐसा नहीं चाहोगी, है ना? दादा ने उसे देखा तो उसने सर झुका लिया और कदरे तौक़ुफ़ से वो फिर कहने लगे, हो सकता है औलाद होने के नाते तुम्हारे दिल में इनकी बात मान लेने की ख्वाहिश हो और तुम इसे कुर्बानी का नाम दे दो, लेकिन मैं नहीं समझता कि तुम्हारी कुर्बानी से तुम्हारे माँ बाप राह रास्त पर आ जाएंगे, बल्कि इस तरह तो वो और ज़्यादा दलदल में धंसते जाएंगे। और मेरा ख्याल है अब इस मकाम पर कोई हल्की सी ठोकर शायद उनके लिए नई सोच और नई राहें खोल दे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी। वो बहुत गौर से उन्हें सुन रही थी। चौंक कर बोली, तो सुनो बेटा, बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि तुम्हारे माँ बाप के इल्म में लाए बगैर मैं तुम्हें कहीं भेज दूँ। दादा, वो कदरे मोतहश हुई तो दादा ने उसका सर अपने कंधे से लगा लिया और नरमी से समझाते हुए बोले, ये बहुत ज़रूरी है बेटा, कुछ दिन इनकी नज़रों से ओझल रहोगी तो। नहीं दादा, डैडी तो मेरी जान निकाल देंगे। वो रोने लगी, मैं इसका हशर नशर कर दूंगा, तुम रो मत, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। आप मेरे साथ होंगे ना? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें भेजूंगा। कहाँ? बताता हूँ, पहले रोना बंद करो। फिर खुद ही इसके आंसू साफ किए, इसके बाद कहने लगे, चौधरी रहमत इलाही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं तो तुम्हारे बाप की ज़िद से मजबूर होकर ज़मीनें बेचकर यहाँ चला आया था, और औलाद तो इसकी भी शहरों में जा बसी है, लेकिन इसने जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। तुम इसके पास चली जाओ, वहाँ तुम बहुत आराम और हिफाजत से रहोगी। लेकिन दादा, मैं वहाँ जाऊँगी कैसे? मेरा मतलब है अकेली, इसकी आमादगी में भी खौफ बना था। कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, बस ज़रा सी हिम्मत कर लो। कदरे तौक़ुफ़ से सोचते हुए बोले, पता नहीं रहमत इलाही के डेरे पर टेलीफोन है या नहीं। खैर, मैं तुम्हें ख़त लिख दूंगा, वो इसे दे देना। वो तो सब ठीक है दादा, लेकिन मम्मी डैडी बहुत परेशान होंगे। वो बहुत उलझ कर बोली, और दादा ने इतने ही आराम से सवालिया नज़रों से देखकर पूछा, फिर? फिर ये कि वो आपको भी परेशान करेंगे। मम्मी बहुत होशियार हैं, समझ जाएंगी कि मुझे आप ही ने कहीं भेजा है। समझने दो उसे, और तुम यहाँ की फ़िक्र नहीं करो, मैं सब संभाल लूँगा। बस तुम जाने की तैयारी करो। दादा, मुझे डर लग रहा है। वो ख़ुद को बेबस महसूस करते हुए रूहानसी हो गई। तो दादा ने पहले नए सिरे से हालात दोहराए, फिर कुछ देर उसे ये समझाते रहे कि उसके जाने में सबकी बेहतरी है, और जब वो पूरी तरह इनसे मुतफ़िक हो गई तब वो इसे चौधरी रहमत इलाही के बारे में बताने लगे। सफ़र खासा तवील था और उससे कोई दुश्वारी तो नहीं हुई थी, लेकिन इसके अंदर से डर नहीं जाता था। रहीम यार खान से बजरिया वैगन वो चौधरी रहमत इलाही के डेरे तक तो पहुंच गई। इसके बाद इनकी हवेली का रास्ता गो के पेचीदा नहीं था, फिर भी वो बहुत घबरा रही थी। शायद इसलिए कि पहली बार घर से निकली थी, फिर बिल्कुल अनजान इलाका था, और दूर दूर तक आबादी भी नज़र नहीं आ रही थी। ताहिर नज़र खेत ही खेत, दरमियान में लंबी सड़क जो सीधी हवेली तक जाती थी, और यह फासला इसे पैदल ही तय करना था, क्योंकि इस सड़क पर गैर मुतल्लिका ट्रैफिक ममनू थी। उसने दूर तक जाती सड़क को देखकर गहरी सांस खींचते हुए गोया खुद को चलने पर तैयार किया, फिर ज़मीन पर रखा बैग उठाकर कंधे पर लटकाया और चल पड़ी। दोपहर ढल रही थी जब भी माहौल में सुनहरापन उतर आया था। अतराफ में देखते हुए कुछ देर को वो सब भूल गई, और अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था कि इसके पीछे गाड़ी ने जोर से हॉर्न बजाया, जिससे वो भागकर किनारे हुई, फिर सहमी हुई नज़रों से गाड़ी की तरफ देखने लगी। अगले पल दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरने वाला वो जो कोई भी था, उसे देखकर वो बिल्कुल गैर इरादी तौर पर 2 कदम पीछे हट गई। कौन हैं आप? उसे डरते देखकर उसने वहीं खड़े खड़े पूछा। लहजे की शाइस्तगी से वो किसी हद तक संभल गई।
फिर भी जवाब देने से गुरेज किया तो वो कहने लगा, शायद आप रास्ता भूल गई हैं। ये सड़क चौधरी साहब के घर तक ख़त्म हो जाती है। आपको कहाँ जाना है? मुझे चौधरी रहमत इलाही के पास ही जाना है। इसने अपने पीछे नज़र दौड़ाकर जवाब दिया, कहाँ से आ रही हैं आप? मेरा मतलब है पहले कभी आपको नहीं देखा। जी मैं पहली बार आई हूँ। आई सी। आइए मैं भी इसी तरफ जा रहा हूँ, इसने कहा, साथ ही उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा भी खोला। फिर उसे शशोपंज में देखकर कहने लगा, मेरा नाम असफंदियार है। चौधरी रहमत इलाही मेरे नाना हैं और मेरा ख्याल है फ़िलहाल इतना तारुफ काफ़ी है। आइए। घनी मूँछों तले इसके लब ज़रा सा मुस्कुराए तो वो नज़रें चुराकर जल्दी से गाड़ी में आ बैठी। फिर वो रास्ता जो उसे बहुत तवील लग रहा था मिनटों में तय हो गया। बड़े से गेट से दाखिल होकर जब इसने गाड़ी रोकी तब उसे देखकर बोला, थोड़ा सा तारुफ आप भी करवा दीजिए। मेरा नाम सोबिया है, कराची से आ रही हूँ मैं। मुझे मेरे दादा चौधरी अहमद अली ने आपके नाना के पास भेजा है। उसने खासे मोहताज अंदाज में अपना तारफ़ कराया। फिर ज़रा से कंधे उचकाकर बोली, मेरा ख्याल है फ़िलहाल इतना काफ़ी है। वो खासा महजूज होकर हंसा। फिर उतर कर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला तो उतरते हुए इसने यूं ही पूछ लिया, आपकी रिहाइश कहाँ है? मैं यहीं अपने नाना नानी के पास रहता हूँ शुरू से। जिस तरह इसने सरसरी अंदाज में पूछा था उसने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। फिर इसके हाथों से बैग लेकर चलने का इशारा किया तो वो उसके साथ चल पड़ी। तवील राहदारियों से गुजर कर बड़े से हॉल कमरे में वो रुक गया और कदरें ऊंची आवाज़ में पुकारा, मीरा। फ़ौरन ही एक मुलाजमा भागी चली आई तो इसकी तरफ इशारा करके वो इससे कहने लगा, ये हमारी मेहमान हैं, इन्हें नानी अम्मा के साथ वाले कमरे में ले जाओ और देखो इन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। फिर उसे देखकर बोला, आप आराम कर लें, बहुत थकी हुई लग रही हैं। थकन तो है, फिर भी मैं पहले चौधरी साहब से मिलूंगी, इसने बरमला कह दिया, क्योंकि दादा ने सिर्फ चौधरी साहब के बारे में बताया था और जब तक वो उनसे मिल ना लेती खुद भी मुतमईन नहीं हो सकती थी। इस वक्त तो इनसे मुलाकात नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि वो यहाँ नहीं हैं। एक अजीज़ के इंतकाल पर कल शाम ही नाना जी और नानी अम्मा दोनों ओकाड़ा गए हैं। इसके बताने पर वो एकदम परेशान हो गई। आएंगे कब? गालबन परसों। परसों? उसे सचमुच चक्कर आ गया। जल्दी से करीबी सोफे पर बैठ गई और सर को ज़रा सा झटक कर बोली, आपको पहले बताना चाहिए था। क्या करती आप? क्या रास्ते ही से वापस लौट जाती? वो कुछ नहीं बोली। तब वो धीरज से कहने लगा, आप नाहक परेशान हो रही हैं। परसों को इतना दूर नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम है तो मुझे बताइए। नहीं। क्या नहीं? कोई काम नहीं है। तो फिर इत्मीनान से रहिए। इत्मीनान से? उसने सोचा। फिर उठकर अपना बैग उठाया तो मेहरा जो मुंतज़िर खड़ी थी फ़ौरन भरकर उसके हाथ से बैग लेकर चल पड़ी और कदरे सुस्त रवि से उसने भी तकलीद की। कमरे में आकर वह यूं खड़ी हो गई जैसे उसकी समझ में ना आ रहा हो कि क्या करे। बीबी, क्या लाऊं? शरबत, लस्सी या चाय? मेहरा ने पूछा तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। फिर बढ़कर अपना बैग खोलते हुए बोली, मैं नहाने जा रही हूँ, कुछ देर बाद चाय ले आना। अच्छा जी। मेहरा चली गई और उसने वॉशरूम का रुख किया। नहाकर निकली तो मेहरा चाय के साथ मौजूद थी। उसने उसे बैठने का इशारा किया। फिर कप में चाय डालते हुए बज़ाहिर सरसरी अंदाज में पूछने लगी, सुनो, यहाँ कौन कौन रहता है? बड़े साहब, बड़ी बेगम साहब और ये अपने असफंदियार। मेहरा बताकर फ़ौरन पूछने लगी, आप कहाँ से आए हो बीबी जी? कराची से। अकेले? आपके साथ और कोई नहीं आया? नहीं। इसने चाय का कप होंठों से लगा लिया। धीरे धीरे आसाब पर सुकून होने लगे तो अचानक थकन का एहसास होने लगा। जल्दी से चाय ख़त्म की। फिर मेहरा को ताकीद करते हुए बोली, देखो अब मैं सो रही हूँ, मुझे खाने वगैरह के लिए भी मत उठाना और ना ही किसी को इस कमरे में आने देना, समझ गई? हाँ जी। अब तुम जाओ और ये बर्तन भी ले जाओ। मेहरा उठ खड़ी हुई और जैसे ही ट्रे लेकर कमरे से निकली उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया और आकर बेड पर लेट गई। अभी भी वो अंदर से न सिर्फ खौफजदा थी बल्कि ख़ुद को गैर महफूज भी ख्याल कर रही थी। सरे शाम सो जाने के बायस मामूल से बहुत पहले उसकी आंख खुल गई। कमरा मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था और हर तरफ सन्नाटे का राज था। उसने दोबारा सोने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। कुछ देर करवटें बदलने के बाद वो उठ खड़ी हुई और जैसे ही लाइट जलाई तब याद आया कि वो अपने घर में नहीं है। दोबारा आकर बेड पर बैठी तो अपने घर को सोचने लगी कि पता नहीं इसे घर में ना पाकर मम्मी डैडी ने क्या समझा होगा और दादा ने उनसे क्या कहा होगा। उसे यकीन था कि मम्मी दादा पर शुबा करेंगी और इन्हें इल्ज़ाम देते हुए उन पर खूब चिल्लाएंगी। दादा की बेबसी सोचते हुए वो बहुत आज़र्दा हो गई। उसे दादा से बहुत प्यार था। शुरू ही से उसे उन्हीं की आगोश मिली थी। मम्मी ने तो कभी उसे अपने पास नहीं सुलाया था। जब वो छोटी सी थी तब भी उनकी अपनी मसरूफियात थीं और कभी उन्होंने ख़ास तौर से उसके लिए वक्त नहीं निकाला। अगर दादा की आगोश उसे मैसर न होती तो वह नौकरों के रहमो करम पर पलने वाली
वो तरसी का शिकार या फिर बिगड़ी हुई लड़की होती। और मम्मी को तो दादा का ममनू होना चाहिए था कि उन्होंने इसकी शख्सियत को पारा पारा नहीं होने दिया था। इसके बरक्स वो हमेशा उनसे नाला रही और अभी भी वो जानती थी कि वो दादा को कितना आजिज़ कर रही होंगी। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि वो क्यों दादा की बात मानकर यहाँ चली आई। मैं ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहूँगी, वो सोचती हुई उठ खड़ी हुई। फजर की अजान हो रही थी। उसने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और उजाला होने तक जाए नमाज़ पर बैठी रही। इसके बाद कमरे से निकल आई। रात उसने खाना नहीं खाया था, इसलिए अब शिद्दत से भूख लग रही थी। वो मेहरा की तलाश में हॉल कमरे, इसके बाद राहदारियों से गुजर कर बरामदे में आई तो सामने मुख्तलिफ अक़साम के फूलों से सजे वसी लॉन की दिलकशी ने उसकी सारी तवज्जो खींच ली। बड़ा खूबसूरत मंजर था। वो लॉन में आई तो फ़रहत अमेज़ ठंडक पूरे वजूद में सरायत कर गई। हल्की सी झिरझिरी लेकर इसने चारों तरफ देखा। कहीं भी मोती की कलियां नहीं थीं। अपने घर में उसका मामूल था कि वो सुबह मोती की कलियां चुनकर दादा के कमरे में जाती थी। अभी भी उसका ध्यान उन्हीं की तरफ था कि इस वक्त वो जाए नमाज पर बैठे मनाजात पढ़ रहे होंगे। मेरी बात क्यों देर इतनी कर दी? पता नहीं उनकी आवाज़ में इतना दर्द कहाँ से सिमट आता है। उसने सोचा और गैर इरादी तौर पर गुलाब की अधखिली कली तोड़ी। अरे आप फूलों पर ये जुल्म भी करती हैं? असफंदियार जाने कब उसके पीछे आ खड़ा हुआ था। वो चौंक कर पूरी उसकी तरफ घूम गई। क्या मतलब? ये बेचारे तो पहले ही एक दिन की हयात लेकर आते हैं, आपने वो भी छीन ली। उसने उसकी उंगलियों में दबी कली की तरफ इशारा करते हुए कहा तो उसने यूं सर झुकाया जैसे अपनी हरकत पर अफसोस हो रहा हो। तब वो हंस पड़ा। आप तो सचमुच साजिदा हो गई। कली ही है, दिल तो नहीं। बल्कि लोग तो दिल तोड़कर भी बड़े खुश नजर आते हैं। वो कुछ नहीं बोली और बेख्तियार कली उसकी तरफ बढ़ा दी तो वो चौंक कर देखने लगा। सूरज की रोपैली किरणों में वो बहुत निखरी निखरी लग रही थी। उसने कोशिश से उस पर से नजरें हटाईं, फिर उसके हाथ से कली लेकर बोला, शुक्रिया। और अब चलें, नाश्ता कर लें। रात भी आप खाना खाए बगैर सो गई थी। असल में मैं थक गई थी, वो उसके साथ अंदर आते हुए बोली। रहीम यार खान तक तो ठीक था, इसके बाद वैगन के सफ़र ने बुरी तरह थका डाला। अगर आप आने से पहले फ़ोन कर देती तो मैं रहीम यार खान गाड़ी भिजवा देता। यहाँ टेलीफोन है, वो रुक कर पूछने लगी और उसके इस्बात में सर हिलाने पर जाने क्या सोचने लगी। क्या बात है? उसने टोका तो चौंक कर फ़ौरन कह गई, मैं दादा से बात करूँगी ज़रूर, लेकिन पहले नाश्ता। हाँ नाश्ता। वो ज़रा सा मुस्कुराई और उसके साथ डाइनिंग हॉल में आ गई। फिर नाश्ते के दौरान वो मुसलसल यही सोचती रही कि इस वक्त मम्मी डैडी सो रहे होंगे और उसे इस वक्त दादा से बात कर लेनी चाहिए। वो मम्मी डैडी का रद्द-ए-अमल जानना चाहती थी और यह भी कि दादा ने उनसे क्या कहा है। बहरहाल नाश्ता करते ही वो खड़ी हो गई और उससे फ़ोन का पूछा तो उसने मेहरा को बुलाकर इससे कहा कि इसे फ़ोन तक ले जाए। वो शुक्रिया कहकर मेहरा के साथ चल पड़ी। फिर अपने नंबर डायल करते हुए उसने मेहरा को जाने का इशारा किया और बहुत मुहतात हो गई। उसका ख्याल था दूसरी तरफ मुलाजिम फ़ोन उठाएगा और वो आवाज़ बदलकर दादा को बुलाने का कहेगी, लेकिन दूसरी तरफ रिसीवर उठते ही डैडी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने बहुत बेताबी से पूछा था, हेलो कौन? और उसका पूरा वजूद सुन्न हो गया। इतनी सुबह डैडी का उठना उसे सारी सूरत हाल समझा गया था। फिर मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने गालिबन डैडी से पूछा किसका फ़ोन है, फिर रिसीवर ले लिया। हेलो हेलो। मम्मी की आवाज़ में परेशानी के साथ झंझलाहट भी थी। उसने आहिस्ता से रिसीवर रख दिया और पलकों तक आई नमी के दुपट्टे के पल्लू में जज्ब करने लगी। तभी इधर से गुजरते हुए असफंदियार ने रुक कर पूछा, क्या हुआ? फ़ोन नहीं मिला? उसने जल्दी से हाथ नीचे कर लिया और कसदन मुस्कुराकर बोली, मिल गया लेकिन दादा से बात नहीं हो सकी। दोबारा रिंग कर लें, बाद में कर लूँगी। एज़ यू लाइक। उसने ज़रा से कंधे उचकाए, फिर घड़ी देखकर कहने लगा, मुझे इस वक्त एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है। आप बोर तो होंगी लेकिन नहीं, आप ज़रूर जाएं। वो फ़ौरन कह गई, शुक्रिया। वैसे मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। आप जब तक घूम फिर कर हवेली देखें और अगर किताबों से दिलचस्पी है तो ऊपर मेरी लाइब्रेरी है। मैं वहाँ किसी को जाने तो नहीं देता लेकिन आप जा सकती हैं। वो रवानी से बोल रहा था लेकिन आखिरी बात से पहले उसने एक लम्हा तौक़ुफ़ किया जिससे वो थोड़ी पजल हो गई थी। फिर उसके जाते ही वो उस कमरे में आ गई जहाँ उसे ठहराया गया था और मम्मी डैडी के बारे में सोचने लगी। उसे उनकी परेशानी का अच्छी तरह अंदाज़ा था और उसने दादा से भी कहा था, लेकिन इन्हें इसी में सबकी बेहतरी नज़र आ रही थी और अब उसे यूं लग रहा था जैसे बेहतरी के बजाय मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो गई हों। दोपहर तक का वक्त उसने बड़ी मुश्किल से काटा। जब मेहरा खाने के लिए बुलाने आई तब उसने आकर पहले घर के नंबर डायल किए और दूसरी तरफ दादा की आवाज़ सुनते ही वो ज़ब्त का दामन छोड़ बैठी। आंसू बेख्तियार छलके थे और दादा परेशान हो गए। क्या हुआ बेटा, तुम खैरियत से तो हो ना? मैं ठीक हूँ दादा और फ़ौरन वापस आना चाहती हूँ। वो रोते हुए बोली, मम्मी डैडी परेशान हो रहे हैं और वो आपको भी परेशान कर रहे होंगे। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, दादा ने डांट दिया। दादा आप समझते नहीं, मैं सब समझता हूँ, तुम नादान हो।
खबरदार वापस आने की गलती मत करना जब तक मैं न कहूँ। उन्होंने पहले सख्ती से तनबीह की, फिर कदरें नरम पड़कर कहने लगे, कितना तुम्हें समझाया था कि यहाँ की फ़िक्र नहीं करना, लेकिन तुम पर मेरी किसी बात का असर नहीं हुआ। मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस वहाँ आराम से रहो। कैसे आराम से रह सकती हूँ, आप लोग परेशान हैं और मैं कोई परेशान नहीं है, वो टोक कर कहने लगे। मुझे तुम्हारी तरफ से इत्मीनान है, और रहे तुम्हारे माँ बाप तो यकीन करो वो तुम्हारे लिए परेशान नहीं हैं, बल्कि अपनी सलामती ख़तरे में महसूस करके उनके होश उड़े हुए हैं। क्या मतलब, वो बिल्कुल नहीं समझी। तुम नहीं समझोगी, बस ये सुन लो कि जिस रोज़ मैंने तुम्हारे माँ बाप को सिर्फ तुम्हारे लिए परेशान देखा, उसी रोज़ तुम्हें बुला लूँगा। फिर इस मौजू से हटते हुए बोले, खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ रहमत इलाही कैसे हैं। अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, वो ओकाड़ा गए हुए हैं, कल आएंगे। आंसू पोंछते हुए इसने रूठे लहजे में बताया। अच्छा, क्या तुम उनके घर से फ़ोन कर रही हो? जी। फिर तुम मुझे उनका नंबर लिखवा दो, मैं ख़ुद तुम्हें फ़ोन करूँगा। उसने नंबर नोट कराया, फिर कहने लगी, मैंने सुबह भी फ़ोन किया था, मुझे मालूम है, और आप दोबारा ऐसी गलती मत करना। दादा, मुझे लगता है आप गलतियाँ कर रहे हैं। उसकी बात पर दादा हंस पड़े। अगर मैं गलतियाँ कर रहा हूँ तो मेरी जान खमियाजा भी मैं ही भुगतूंगा। इसके साथ ही सिलसिला मुनक़ता हो गया तो उसने रिसीवर रखकर पहले अच्छी तरह अपनी आंखें और चेहरा साफ़ किया, फिर डाइनिंग हॉल की तरफ चल पड़ी। अगले दिन दोपहर से ज़रा पहले चौधरी रहमत इलाही और उनकी बेगम आ गए। वो उस वक्त लाउंज में बैठी बहुत बेदिली से अखबार देख रही थी। उन दोनों पर नज़र पड़ी तो भौंकलाकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और इसी अंदाज में सलाम किया। वालेकुम सलाम, बैठ जाओ। चौधरी साहब के लिए गो कि वो अजनबी थी, फिर भी उन्होंने फ़ौरन कौन हो का सवाल नहीं उठाया, और उसने कदरे झिझक कर पूछा, आप चौधरी साहब हैं? उन्होंने इस बात में सर हिलाया तो इसी तरह रुक कर बोली, मैं चौधरी अहमद अली की पोती सोबिया हूँ। अच्छा अच्छा, जीती रहो। और वो जवान कहाँ है? चौधरी साहब ने बैठते हुए खुशदिली से पूछा। जी कौन? वो बिल्कुल नहीं समझी कि वो किस जवान की बात कर रहे हैं। वही तुम्हारा दादा अहमद अली। वो खासी महजूज हुई। जी वो तो कराची में हैं, उन्होंने मुझे भेजा है आपके पास। उसकी समझ में नहीं आया अपनी आमद का क्या मकसद बयान करे। मान दादा के ख़त का ख्याल आया जो उन्होंने चौधरी साहब के नाम दिया था, तो इन्हें अभी आती हूँ कहती हुई कमरे में चली गई। फिर फ़ौरन ही ख़त लेकर वापस आई और उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये दादा ने आपके लिए दिया है। वो इसके हाथ से ख़त लेकर पढ़ने लगे। दादा ने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था, बस ये कि वो तब्दीली आबो हवा के लिए अपनी पोती को उनके पास भेज रहे हैं, और ये कि इन्हें उम्मीद है आलूदगी से पाक खुली फ़िज़ा उनकी पोती को रास आएगी और वो खुश होगी। ख़त बंद करके उन्होंने एक नज़र उस पर डाली, फिर अपनी बेगम से कहने लगे, भई ये अहमद अली की पोती है, समझो हमारी भी पोती हुई, इसे यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। फिर उससे मुखातिब हुए, बेटा ये तुम्हारा अपना घर है, कोई तकल्लुफ़ नहीं करना, आराम से रहो, यहाँ मेरे पास आओ। उनकी बेगम ने उसे बुलाकर अपने पास बिठाया और मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बड़ी खुशी हो रही है तुम्हारे आने से, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? जी ठीक हैं। उनके मोहब्बत भरे लहजे से वो पिघलने लगी। तुम्हारी माँ को तो गाँव पसंद ही नहीं आया था, बस 2-3 महीने ही रही थी, इसके बाद शहर चली गई। मेरे अपने बच्चे भी यहाँ नहीं रहते, बस एक नवासा है असफंदियार। वो बड़े धीमे लहजे में बता रही थीं, शुरू से मेरे पास रहा, और एक तो हमारी मोहब्बत, दूसरे उसे अपनी मिट्टी से प्यार है, वो कहीं और रह ही नहीं सकता। तुमने देखा होगा उसे। जी बड़ा प्यारा बच्चा है, बहुत ख्याल रखता है हमारा। अरे मैं अपनी बातों में लग गई, ये बताओ तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? अचानक एहसास होने पर उन्होंने उसकी ठोड़ी छूकर पूछा, तो उसने नफ़ी में सर हिलाया, फिर कहने लगी, मुझे यह जगह बहुत अच्छी लगी है, बहुत सुकून है यहाँ। दादा अक्सर यहाँ की बातें करते हैं। हाँ बेचारे बेटे और बहू की ज़िद से मजबूर हो गए, वरना उनका दिल नहीं चाहता था यहाँ से जाने को। अगर तुम्हारी दादी जिंदा होती तो वो कभी ना जाते। आपने देखा था मेरी दादी को? उसने इश्तियाक से पूछा। हाँ, उससे तो मेरी रिश्तेदारी भी थी। फिर जब अहमद अली उसे ब्याह कर लाया तो करीब होने की वजह से बहुत आना जाना रहा। बहुत अच्छी औरत थी। फिर आह भर कर बोली, अच्छे लोग ही जल्दी चले जाते हैं। ये तो है। उसने ताइदन सर हिलाया। फिर अचानक ख्याल आने पर दिल ही दिल में खुद को मलामत करते हुए बोली, आप लोग थके हुए आए हैं, आराम करेंगे? तुम्हें देखकर थकन आप ही आप उतर गई। चौधरी साहब उसके ख्याल करने पर खुश होकर बोले, फिर मैं चाय लेकर आती हूँ। वो कहते हुए खड़ी हो गई तो उन्होंने इधर उधर देखकर पूछा, मेहरा कहाँ चली गई? हाँ बेटी, मेहरा से कहो तुम क्यों तकलीफ़ करती हो? तकलीफ़ कैसी अम्मा जी? यूं भी कल से मेहमानों की तरह बैठकर मैं बोर हो गई हूँ। जैसे तुम्हारी खुशी। उनकी इजाज़त मिलते ही वो किचन में आ गई। वहाँ खानसामा मौजूद था और उसने रुकने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद चाय बनाई और ट्रे में सजाकर दोबारा लाउंज में आई तो असफंदियार भी मौजूद था। उसे चाय लाते देखकर हैरत से बोला, अम्मा जी यहाँ मेहमानों के साथ ऐसा सलूक कब से होने लगा? इसकी अपनी खुशी थी, मैंने नहीं कहा। फिर भी आपको मना करना चाहिए था। क्यों? वो ट्रे रखकर इसकी तरफ देखकर बोली, मैं कुछ दिन यहाँ रहने की गर्ज से आई हूँ। अगर मुझे बिल्कुल फरागत से बिठा दिया गया तो मैं आज ही वापसी का सोचूंगी।
आप शौक से रहें, लेकिन काम काज के लिए मुलाजिम मौजूद हैं। मुझे मालूम है और अपने घर में मुलाजमों के बावजूद दादा के काम मैं खुद करती हूँ। अब कह दें कि यह आपका घर नहीं है। उसकी इतनी संजीदगी से बात करने के बावजूद वो बेसाख्ता मुस्कुराया, फिर ट्रे की तरफ इशारा करके बोला, चाय ठंडी हो रही है। सॉरी। वो जल्दी से टेबल के करीब कारपेट पर घुटने टेक कर बैठ गई और कप सीधे करके बारी बारी सबसे चीनी का पूछा, फिर चाय बनाकर पहले चौधरी साहब, फिर अम्मा जी और आखिर में उसकी तरफ कप बढ़ाया तो वो पूछने लगा, आप नहीं पियेंगी? मैं और कप लेकर आती हूँ। वो कहते हुए किचन की तरफ चली गई। वापस आई तो एक मुलाजिम टेलीफोन सेट उठाए चौधरी साहब के पास खड़ा कह रहा था, चौधरी अहमद अली का फ़ोन है। वो बेख्तियार आगे बढ़ी, लेकिन चौधरी साहब रिसीवर थाम चुके थे। तब वो बैठकर अपने लिए चाय बनाने लगी, लेकिन सारा ध्यान उनकी तरफ था। हाँ अहमद अली, सुनाओ क्या हाल है तुम्हारी बच्ची? हाँ बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा किया यहाँ भेज दिया, मेरे घर में रौनक रहेगी। नहीं यहीं मौजूद है। फिर रिसीवर उसकी तरफ बढ़ाकर बोले, लो बेटा तुम्हारे दादा हैं। उसने रिसीवर थाम लिया और सबकी मौजूदगी में वो ज़्यादा बात नहीं कर सकी थी। पूरे 10 दिन हो गए थे उसे गए हुए, और इन 10 दिनों में मम्मी डैडी एक पल चैन से नहीं बैठे थे। अपने तौर पर वो हर जगह तलाश कर चुके थे, और जैसा कि उसे यकीन था कि मम्मी दादा पर शुबा करेंगी और उन पर चीखेंगी चिल्लाएंगी, तो दिन में कितनी बार वो दादा से उसके बारे में पूछती, और उनके लाइल्मी ज़ाहिर करने पर वो खूब चीखती चिल्लाती। इस वक्त भी वो दादा के कमरे से पैर पटकती हुई निकली थीं। लाउंज में डैडी सर थामे बैठे थे। वो सीधी इनके पास चली आईं और सोफे पर गिरते हुए तुर्क लहजे में बोलीं, एहसान अली तुम्हारा बाप बहुत काया आदमी है, किसी तरह बताने पर आमादा नहीं होता। तुम नाहक उनके पीछे पड़ी हो। मेरा ख्याल है इन्हें खुद भी मालूम नहीं है। उन्होंने बाप का दिफा करना चाहा, लेकिन वो चीख पड़ी। तुम्हारा ख्याल गलत है। सोबिया अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि खुद से कोई कदम उठाने लगे। अगर ऐसा सोचती भी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी किसी दोस्त के घर चली जाती। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन का सवाल मत उठाओ, बल्कि जाकर पूछो अपने बाप से कि कहाँ छुपाया है हमारी बेटी को। आज 10 दिन हो गए हैं। कल निसार अहमद भी पूछ रहे थे कि कब आएगी अपनी खाला के घर से। खाला के घर से? एहसान अली सवालिया नज़रों से देखने लगे। तो और क्या कहती? इन्हें मैंने यही बताया था कि अपनी खाला के घर गई हुई है। अगर उन्हें मालूम हो गया कि उसके सिरे से कोई खाला ही नहीं है तो? बस करो, एहसान अली ने टोक दिया। मैं तो खामोश हो जाती हूँ एहसान अली, लेकिन निसार अहमद को तुम अच्छी तरह जानते हो। अगर कुछ दिन और इन्हें सोबिया नज़र न आई तो वो हम पर शुबा करेंगे। इसके बाद जिस रफ्तार से वो शख्स रंग बदलेगा, इसे सोचकर मेरी तो सांसें रुकने लगती हैं। हाँ असल परेशानी तो इसी बात की है। निसार अहमद जितना अच्छा है, इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक भी है। ना तो सुनना ही नहीं चाहता। अगर इसे ज़रा सा भी शुबा हो गया तो? दादू को देखकर उन्होंने होंठ भींच लिए और जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो तो सुनते हुए आ रहे थे, इंतहाई तासुब से बोले, वाह एहसान अली, अच्छे बाप हो। बेटी की कोई फिक्र नहीं, कहाँ है, किस हाल में है। सिर्फ निसार अहमद का खौफ है कि उसने सोबिया को ना देखा तो। बाबा आप खामोश हो जाएं, एहसान अली झुंझलाए। क्यों खामोश हो जाऊं? इतने दिन हो गए हैं बच्ची को गए हुए। अरे अगर तुम इसे ढूंढने में नाकाम हो गए हो तो जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाओ। हाँ आप तो चाहेंगे हमारी जग हंसाई हो, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। मम्मी तड़क कर बोली, जग हंसाई का खौफ है तुम्हें, बेटी का ख्याल नहीं है। दादा एहसास दिलाना चाहते थे और उन पर उल्टा असर हुआ। ये सब किया धरा आपका है। आप हमेशा उसे हमारे खिलाफ उकसाते रहे हैं। निसार अहमद के प्रपोजल पर भी आपको एतराज़ था, और यकीनन आपने उसे बहकाया है। हाँ मैंने बहकाया था। बिला आखिर दादा का जवाब दे गया। मैंने उसे घर छोड़ने को कहा था। मेरा ख्याल था शायद इस तरह तुम लोगों को अक्ल आ जाए, लेकिन देखा देखा एहसान अली, मम्मी ने बाकायदा इन्हें झंझोड़ डाला। यह एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने सोबिया को बहकाया है। अब इनसे पूछो कि वो कहाँ है। क़यामत तक नहीं बताऊंगा। दादा कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए तो एहसान अली ने इन्हें जाते हुए देखा, फिर बीवी का हाथ दबाकर खामोश रहने का इशारा किया, और जब वो अपने कमरे में दाखिल हो गए तब एहसान अली कहने लगे, धीरज से, इस तरह शोर मचाने से बात बिगड़ जाएगी। ओह एहसान अली, ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मम्मी ने गहरी सांस के साथ सर सोफे के पुर से टिका दिया, फिर दाएं बाएं यूं हिलाने लगी जैसे उनका बस न चल रहा हो क्या कर डालें। खुद पर काबू रखो आलिया, एहसान अली ने समझाते हुए बोले, और देखो अब तुम बाबा से बात नहीं करना, मैं खुद उनसे मालूम करने की कोशिश करूँगा। वो कभी नहीं बताएंगे। मम्मी हद दर्जा दादा से कबीला खातिर थीं। जितना यकीन इन्हें इस बात का था कि सोबिया को उन्होंने ही कहीं भेजा है, अब इतना ही यकीन था कि वो नहीं बताएंगे। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, और प्लीज़ तुम रिलैक्स हो जाओ। चलो उठो, कुछ देर आराम कर लो। एहसान अली ने उनका कंधा थपक कर इन्हें उठाया, फिर खुद भी उनके साथ अपने कमरे में चले आए। रात में जब दादा इशा की नमाज से फारिग हो गए तब एहसान अली उनके कमरे में चले आए। दादा उनकी आमद का मकसद समझ गए, इसलिए उनकी तरफ से मुंह मोड़कर अपनी जगह ठीक करने लगे। फिर बैठते हुए कदरे तंज से बोले, सोबिया का पूछने आए हो?
बाबा, एहसान अली फ़ौरन आगे बढ़ आए। आपको अंदाज़ा नहीं है आप हमें कितना परेशान कर रहे हैं। क्यों परेशान होते हो? सोबिया जहाँ भी है बहुत आराम से है। दादा के इतने इत्मीनान से कहने पर वो बुरी तरह तिलमिलाए और बमुश्किल लहजे पर काबू पा सके। हमारे इत्मीनान के लिए इतना काफ़ी नहीं है बाबा, उसे यहाँ मौजूद होना चाहिए। जब वो यहाँ मौजूद थी तब कभी तुमने उसकी परवाह की नहीं एहसान अली। तुम दोनों सिर्फ उसे जन्म देने के सजावार हो। तुम कभी उसके माँ बाप नहीं बने, ना माँ बाप बनकर उसके लिए सोचा। और वो कोई मोम की गुड़िया नहीं है कि हमेशा जिस तरफ चाहे उसे मोड़ लो। हम कोई उसके दुश्मन नहीं हैं, दोस्त भी नहीं हो। दादा ने फ़ौरन टोक दिया, फिर कदरे तोकफ से बोले, निसार अहमद को साफ जवाब दे दो, फिर मैं उसे बुला लूँगा। कैसी बात करते हैं आप? मैं निसार अहमद को ज़ुबान दे चुका हूँ। एहसान अली खुद को उनके सामने इतना बेबस महसूस करके बुरी तरह झुंझला गए। ज़ुबान तो तुमने मुझे भी दी थी जब बाहर पढ़ने जा रहे थे कि वापस आकर अपनी मिट्टी को सोना बनाओगे। अपनी माँ को भी ज़ुबान दी थी ज़रीना से शादी के लिए। तुम्हारे लिए ज़ुबान से फिरना कोई इतना मुश्किल नहीं है। हम तुम्हारे माँ बाप थे, तुम्हारी खुशी के लिए सब कुर्बान कर दिया। तुम भी कुछ देर को सिर्फ सोबिया के बाप बनकर सोच लो। दादा का लहजा नहायत धीमा और ठहरा हुआ था। फिर भी एहसान अली को दिल पर नश्तर की तरह महसूस हुआ। तड़प कर बोले, गोया आप बदला ले रहे हैं। इतनी छोटी बात नहीं करो बेटा। मुझे अगर बदला लेना होता तो मैं खामोश तमाशाई बन जाता। आप ख्वामख्वाह बात बढ़ा रहे हैं। मुझे बस सोबिया का पता बता दें। एहसान अली ने उकताहट का मुजाहरा किया तो दादा कुछ देर तक इन्हें देखते रहे। फिर तकिया सीधा करके लेटते हुए बोले, जाओ सो जाओ और मुझे भी सोने दो, लाइट ऑफ करते जाना। एहसान अली समझ गए अब वो कोई बात नहीं करेंगे। नाचार लाइट ऑफ करते हुए उनके कमरे से निकल आए। फिर एहसान अली और आलिया बेगम ने हर तरह से बात करके देख ली, लेकिन दादा की वही शर्त थी कि निसार अहमद को मना कर दो, और यह उनके लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि वो निसार अहमद के मकरूज़ थे। 20 साल पहले जब वो गांव की ज़मीनें बेचकर कराची आए तो उनके पास अच्छी खासी रकम थी, जिससे उन्होंने एक घर ख़रीदा और बाकी पैसा कारोबार में लगा दिया। गो के एहसान अली अनाड़ी नहीं थे, पढ़े लिखे समझदार आदमी थे, लेकिन बहुत जल्द बहुत ऊंचा उड़ने की कोशिश में मुसलसल नुकसान उठाते रहे, और आलिया बेगम उनसे 2 हाथ आगे थीं। अभी बिजनेस में एहसान अली के कदम पूरी तरह जमे नहीं थे कि वो हाई सोसाइटी मूव करने लगीं। आए दिन की पार्टीज़ पर होने वाले अखराजात आमदनी से कहीं ज़्यादा थे। यूँ 3-4 सालों में ही एहसान अली दिवालिया हो गए। अगर इस वक्त भी होश से काम लेते तो इस सोसाइटी को खैराबाद कहकर अपनी जदोजहद से एक अलग मकाम बना सकते थे। लेकिन एक तो वो और आलिया इस चकाचौंध से निकलने को तैयार नहीं थे, दूसरे ये खौफ भी था कि लोग क्या कहेंगे कि इतनी ऊंची उड़ान उड़ने वाला मुंह के बल जा गिरा। इस वक्त आलिया इस मखसूस हलके में एक तो अपनी खूबसूरती की वजह से नुमायाँ थीं, दूसरे इन्हें लोगों को शीशे में उतारने का फ़न भी आता था। और यह इन्हीं का कमाल था कि निसार अहमद जैसे काइयाँ शख्स ने बज़ाहिर मामूली शराइत के एवज़ एहसान अली को अपने कारोबार में शरीक कर लिया। यूं वो इस सोसाइटी में अपनी साख को बरकरार रखने में कामयाब हो गए। निसार अहमद खुद ज़्यादातर बाहर रहते थे। उनकी बीवी अमेरिकन थीं, कभी सालों में एक आध बार पाकिस्तान का चक्कर लगा लेतीं, वरना उनकी मुस्तकिल रिहाइश वहीं थी। और निसार अहमद का बिज़नेस क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में फैला हुआ था, इसलिए साल में सिर्फ 2 माह पाकिस्तान में नज़र आते थे। और जब भी आते उनके दोस्त अहबाब उन्हें यह मशवरा ज़रूर देते कि पाकिस्तान में भी उनकी एक बीवी होनी चाहिए, और मशवरा देने वालों में आलिया बेगम पेश पेश होती। लेकिन अजीब बात थी कि जवानी में तो वो हंस कर टालते रहे थे, और अब जब कनपटियों पर बाल सफ़ेद हो चुके थे तो पता नहीं इन्हें लोगों का मशवरा पसंद आया था या सोबिया। बहरहाल ना सिर्फ उन्होंने आनन फानन फैसला किया, बल्कि फ़ौरन आलिया बेगम को भी आगाह कर दिया। और सच तो यह है कि आलिया बेगम को इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई थी, बल्कि वो बहुत खुश हो गईं, और पहले मरहले में इन्हें यह ख्याल नहीं आया था कि वह निसार अहमद से इनकार कर ही नहीं सकतीं। वो तो जब इस प्रपोज़ल पर एहसान अली को सोचते देखा तब ना सिर्फ ख़ुद को एहसास हुआ बल्कि इन्हें भी समझाने लगीं, हम सोचने की पोजीशन में नहीं हैं एहसान अली, हमें हर सूरत हाँ ही कहनी है। और एहसान अली के लिए इतनी बात काफ़ी थी, फ़ौरन इस बात में सर हिलाने लगे। वैसे मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ की बेताज बादशाह होगी सोबिया। आलिया बेगम वाकई खुश थीं, और इसी खुशी से जब इन्होंने दादा को बताया तो वो भड़क उठे। हरगिज़ नहीं, मैं अपनी बच्ची को इस बुढ़े से नहीं ब्याने दूंगा। और आलिया बेगम के लिए उनका इख्तलाफ कोई अहमियत नहीं रखता था। गालबन वो इन्हें बहुत कमज़ोर समझती थी, गुमान में भी नहीं था ये कमज़ोर सा शख्स इन्हें चैलेंज कर जाएगा। सारी खुशी तो एक तरफ रही, अब तो इन्हें अपनी सलामती ख़तरे में नज़र आ रही थी। बरसों पहले वो अपनी साख बरकरार रखने में कामयाब हो गई थीं, लेकिन अब और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। दादा पर हर हरबा आजमा चुकी, यहाँ तक कि मिन्नतें भी कर डालीं, लेकिन वो अपनी शर्त से नहीं हटे। बिला आखिर मायूस होकर आलिया बेगम ने बहुत खामोशी से उनकी निगरानी शुरू कर दी।
क्योंकि इन्हें यकीन था कि सोबिया से उनका राब्ता ज़रूर होगा। मुलाजमों को भी उन्होंने हिदायत कर दी थी कि जब भी बड़े साहब घर से बाहर जाएं वो बहुत खामोशी से उनका पीछा करें। और 3 दिन हो गए थे इन्हें यह सुनते हुए कि साहब घर से निकले ही नहीं। एहसान अली मैं पागल हो जाऊंगी। हर नाकामी के बाद वो एहसान अली के सर हो जाती। इस वक्त भी वो सारी भड़ास उन पर निकालना चाहती थी कि फ़ोन की बेल पर फ़ौरन उधर मुतवज्जा हुई और झपटने के अंदाज में रिसीवर उठा लिया। लेकिन दूसरी तरफ निसार अहमद की आवाज़ सुनते ही ढीली पड़ गई और बमुश्किल ख़ुद को संभाल कर बोली, जी निसार साहब कैसे हैं आप? एहसान अली मुतवज्जा तो थे, निसार का नाम सुनकर चौकन्ना भी हो गए। खैरियत सब ठीक तो है ना? कब? ओह हाँ, सोबिया का रात फ़ोन आया था, अपनी खाला के साथ सवार जा रही थी। मेरा ख्याल है हफ्ता 10 दिन में आ जाएगी। अच्छा ठीक है, हम शाम में आ जाएंगे। ओके, खुदा हाफिज़। रिसीवर रखकर वो गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठी और गहरी सांस के साथ ओ गॉड कहते हुए एहसान अली की तरफ देखा तो वो बेसब्री से पूछने लगे, क्या कह रहे थे निसार साहब? फ़िलहाल ख़तरा टल गया है। क्या मतलब? निसार साहब आज शाम की फ़्लाइट से अमेरिका जा रहे हैं। उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है इसलिए, और मेरा ख्याल है 3-4 माह से पहले तो उनकी वापसी नहीं होगी। आलिया बेगम अचानक खासी मुतमईन नज़र आने लगी थी। दादा ने उसे सख्ती से फ़ोन करने से मना किया था और इधर कितने दिनों से ख़ुद उन्होंने भी फ़ोन नहीं किया था, जिससे उसे अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे। यूँ लगता दादा मुश्किल में हैं, जैसे मम्मी ने इन्हें हद दर्जा आजिज़ कर रखा हो। और उनकी बेबसी तो वो बचपन से देखती आ रही थी, अब महसूस करती और परेशान हो जाती। किसी किसी वक्त तो इतनी बेचैन हो जाती कि दिल चाहता वापस चली जाए। आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन दादा की दी हुई कसम पाँव की जंजीर बनी हुई थी। फिर ये भी समझ में नहीं आता था कि आखिर वो दूसरों के घर यूं कब तक रहेगी। को के अम्मा जी और चौधरी साहब बहुत शफीक और मेहरबान थे। खसूसन अम्मा जी तो उससे बहुत मोहब्बत करने लगी थीं और दिन में कितनी बार ये जुमले दोहराती कि तुम्हारे आने से बहुत रौनक हो गई है, बस अब तुम कहीं नहीं जाना। फिर असफंदियार भी ख़ास तौर से अपनी मसरूफियात में से उसके लिए वक्त निकालने लगा था। गालबन उसे खदशा था कि कहीं वो बोर होकर वापस ना चली जाए। उसे ये लड़की अच्छी लगने लगी थी, जो खुशबू की मानिंद धीरे धीरे उसके एहसासात पर छा गई थी। उसे सोचना अच्छा लगता था और उसे खोजने को दिल मचलता था। कुछ इसरार तो ज़रूर था उसमें। बात करते हुए जब अचानक उसकी नज़रें किसी नुक्ते पर ठहर जातीं तो वो चुपके से देखता। शफाफ झीलों पर जाने किस ख्याल की परछाइयाँ उतरती थीं जो उसे आज़रदा कर जाती, लेकिन दूसरे ही पल वो संभल जाती और मुस्कुराकर जाने किसे फ़रेब देती। इस वक्त वो टेरेस पर खड़ा उसे देख रहा था। वो लॉन से पहले सुर्ख ईंटों के फर्श पर खड़ी ढलते सूरज की नारंगी किरणों को देख रही थी। गो के उसकी तरफ इसकी पुश्त थी। फिर भी वो महसूस कर रहा था कि माहौल का सुनहरापन उसके चेहरे को अनोखा रूप बख्श रहा होगा। कुछ देर बाद वो जीना उतरकर उसके पास चला आया। हेलो, उसने बहुत आहिस्ता आवाज़ में मुतवज्जा किया तो उसकी तरफ देखते हुए उसके होंठों से बेख्तियार गहरी सांस खारिज हो गई। फिर कसदन ज़रा सा मुस्कुराई तो वो कहने लगा, एक बात पूछूं, जब आप तन्हा होती हैं तो क्या सोचती हैं? कोई एक सोच नहीं, बस जब जिस तरफ ध्यान चला जाए। अभी ध्यान कहाँ था? वो जाने क्या जानना चाहता था। जब ही नज़रें उसके चेहरे पर जमा दीं और वो साफ गोई से बोली, दादा की तरफ, और मैं सोच रही थी कि कितने दिनों से उनका फ़ोन नहीं आया। पता नहीं क्या बात है, तो आप खुद इन्हें फ़ोन कर लें। उसने कहा तो वह अपनी धुन में कह गई, नहीं मैं नहीं कर सकती। क्यों? वो हैरान हुआ, तब वो सटपटा गई। समझ में नहीं आया क्या कहे। चलें अभी फ़ोन करके उनकी खैरियत मालूम कर लें। नाहक परेशान हो रही हैं। और वो परेशान नहीं भी थी तो उसकी बात पर परेशान हो गई। वो मज़ीद हैरान हुआ, मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे फ़ोन कर लेना चाहिए। वो संभल कर बोली और फ़ौरन अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। मगरिब की अजान हो रही थी। अम्मा जी को जाए नमाज बिछाते देखकर वो लॉबी में जाने के बजाय वज़ू करके उनके साथ आ खड़ी हुई। अगली सुबह नाश्ते के दौरान जब असफंदियार ने बताया कि आज वो अपने वालिदैन की तरफ जा रहा है तो अम्मा जी भी तैयार हो गईं। फिर उसे देखकर कहने लगीं, बेटी तुम भी चलो, यहाँ अकेली क्या करोगी? वो कुछ नहीं बोली, ना मना किया ना चलने पर हामी भरी, बल्कि अपने आप ही सोचने में लग गई कि चलना चाहिए या नहीं। और वो उसे सोचते देखकर बोला, आप ज़रूर चलें, मेरी बहनें आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। उसने ऐसे ही खामोश नज़रों से अम्मा जी को देखा तो वो उठते हुए बोलीं, बस जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी निकल चलेंगे। गोया अब उसके लिए इनकार की गुंजाइश नहीं रही थी। जब भी पूछने लगी, वापसी कब होगी? शाम तक। अच्छा, वो सोचते हुए उठ खड़ी हुई। फिर अपने कमरे में जाते हुए जाने क्या ख्याल आया कि लॉबी में आकर घर फ़ोन करने लगी। इस वक्त इसका जहन मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ था। जब भी ये जाने बगैर कि दूसरी तरफ कौन है बेख्तियार हेलो कह गई और दूसरी तरफ डैडी थे। उसकी आवाज़ सुनते ही बेताबी से बोले, सोबिया बेटा तुम हो ना, कहाँ हो तुम? और जहाँ उसे अपनी गलती का एहसास हुआ वहाँ डैडी की आवाज़ सुनकर और इनकी बेताबी पर इसकी पलकें तक नम हो गईं।
सोभी बोलो बेटा, डैडी मुसलसल पुकार रहे थे और उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। सुनो बेटा, मैं तुम पर कोई जबर नहीं करूँगा, तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी मम्मी बहुत परेशान है। उसने बामुश्किल थूक निगल कर खुद को कुछ कहने पर आमादा किया कि सामने से असफंदियार चला आया और उसे देखकर वो जल्दी से बोली, मैं ठीक हूँ डैडी, बिल्कुल ठीक, अच्छा खुदा हाफिज। इसके साथ ही रिसीवर रख दिया और जाने लगी कि उसने पुकार लिया। सोबिया वो रुक गई, लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि आंखों के पैमाने ना सिर्फ लबरेज बल्कि छलकने को थे, और कम से कम इसके सामने तो वो रोना नहीं चाहती थी। बहुत एहतियात से बल्कि झपक कर पानी अपने अंदर उतारने की कोशिश करने लगी, और वो तो शफाफ झीलों में तुगयानी दूर ही से देख चुका था। जभी तो बेख्तियार पुकारा था, क्या बात है, आप कुछ परेशान हैं? नहीं? फिर शायद हमारे साथ जाना नहीं चाहती, उसने खुद ही कयास करके कहा। मैं चल रही हूँ, बस अभी तैयार होकर आती हूँ। उसे मौका मिल गया, जल्दी से कहते हुए अपने कमरे में आ गई। फिर इस वक्त से इसका जहन मुसलसल डैडी की बातों में उलझा रहा। तमाम रास्ता भी वो खोई खोई सी रही, और जब अम्मा जी के साथ उसके घर में दाखिल हुई तब भी फ़ौरन खुद पर कोई खोल नहीं चढ़ा सकी थी। पहले मकाम पर असफंदियार की दो बहनें ज़ीनत और परवीन सामने आईं। अम्मा जी से मिलकर उसे सवालिया नज़रों से देखा तो अम्मा जी कहने लगीं, ये सोबिया है, तुम्हारी तरह ये भी मेरी बच्ची है। तभी असफंदियार की वालदा आ गईं, ये अहमद अली की पोती है। उनसे मिलते हुए अम्मा जी ने बताया तो उन्होंने चौंक कर इसे देखते हुए पूछा, एहसान अली की बेटी है? हाँ। अम्मा जी ने जाने क्यों नज़रें चुराईं, फिर उससे कहने लगीं, आगे आओ बेटी, हम तुम्हारे लिए अजनबी हो सकते हैं लेकिन तुम हमारे लिए अजनबी नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम। वो सलाम करती हुई कदरे झिझक कर आगे बढ़ी तो असफंदियार की वालदा ने उसे गले लगा लिया। फिर उसकी पेशानी चूमकर पूछने लगी, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? जी ठीक हैं। आई नहीं वो? नहीं, बस मैं ही आई हूँ। वो धीरे धीरे संभल रही थी। असल में दादा गांव का इतना जिक्र करते हैं कि मुझे देखने का शौक हुआ। फिर कैसा लगा? बहुत अच्छा, बल्कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मम्मी डैडी यहाँ क्यों नहीं रहते, और हमें अफसोस होता है कि हम शहर में क्यों नहीं रहते। इसकी बात पर जीनत ने फ़ौरन कहा तो वो ज़रा सा हंसी, फिर कहने लगी, असल में इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, लेकिन खुश रहने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। वो कहता हुआ सोफे पर नीम दराज हो गया, फिर बहनों को देखकर कहने लगा, क्यों भाई, कुछ खाने पीने को भी मिलेगा या नहीं? आप तो हमेशा भूखे प्यासे ही आते हैं। परवीन कहते हुए उठ खड़ी हुई, फिर जाते जाते रुक कर बोली, खाने में अभी कुछ देर है, पीने में क्या चाहिए? मुझे तो बस ठंडा पानी पिला दो। अलबत्ता मेहमान को सिर्फ पानी पिलाना अच्छी बात नहीं है। वो जो बिला इरादा उन दोनों की बात सुनने लगी थी फ़ौरन बोल पड़ी, मैं भी बस पानी पीऊँगी। अरे! वो उठकर बैठ गया। यहाँ का पानी बिल्कुल अच्छा नहीं है, अलबत्ता लस्सी का जवाब नहीं। वो समझ गई उसका अपना दिल चाह रहा है लस्सी पीने को। फिर परवीन को देखकर बोली, ठीक है लस्सी चलेगी, चलो हम उधर चलते हैं। जीनत उसे लेकर परवीन के पीछे चली आई। फिर कुछ देर में ही वो उनके साथ काफ़ी बहल गई थी। कितने दिनों बाद हम उम्र लड़कियों का साथ मिला था। गो के पहले से शनासाई नहीं थी, फिर भी बहुत जल्द बेतकल्लुफ़ी की फ़िज़ा कायम हो गई और सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। असफंदियार दोपहर खाने के बाद ही जाने कहाँ चला गया था। उसकी वापसी दोपहर तक हुई, फिर वो सो गया। शाम में उठा तो अम्मा जी से चलने का पूछा, और अम्मा जी तो उसके उठने के इंतज़ार में ही थीं। फिर कब आओगी? जीनत और परवीन बार बार एक ही सवाल कर रही थीं। तब वो सोच कर बोली, मैं वादा नहीं करती, अलबत्ता अभी कुछ दिन अम्मा जी के पास हूँ, इस दौरान तुम लोग आ जाना। कदरे तौक़ुफ़ के बाद कहने लगी, मुझे तुम सब से मिलकर बहुत खुशी हुई है, और मैं कराची जाकर भी तुम्हें याद करूँगी, तुम भी हमें याद आओगी। दोनों ने मोहब्बत से उसे गले लगाया। फिर वो अम्मा की तरफ मुतवज्जा हुई और वो अपनी बेटी से कह रही थीं, अच्छा ज़रीना, हम चलते हैं। ज़रीना? इस बार वो चौंक कर देखने लगी। दादा ने एक दो बार सरसरी अंदाज में जिक्र किया था कि इन्होंने गांव में ही डैडी की निस्बत ज़रीना के साथ तय की थी, लेकिन जब डैडी बाहर से पढ़ कर आए तो उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। फिर इसे ज़रीना बेगम का चौंकना और एहसान अली की बेटी है पूछना याद आया तो वो अपने आप में बड़ा अजीब सा महसूस करने लगी। ज़रा रुकें अम्मा जी, मैं अभी आती हूँ, ज़रीना बेगम कहते हुए अंदर चली गईं। कुछ देर बाद वापस आई तो एक बड़े से रुमाल में जाने क्या था, इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलीं, तुम पहली बार आई हो और हमारा दस्तूर है, हम मेहमानों को खाली हाथ नहीं जाने देते। उसने कुछ परेशान होकर अम्मा जी की तरफ देखना चाहा, लेकिन नज़रें असफंदियार से मिल गईं, और बाज़ लम्हे ऐसे ही ज़ोरावर होते हैं, इंसान को बेबस कर देते हैं। ऐसा ही कोई लम्हा था, गो कि वो फ़ौरन नज़रें चुरा गई, लेकिन ध्यान के सारे पर्दों पर वो आन खड़ा हुआ था। लो बेटी, ज़रीना बेगम के मोहब्बत भरे इसरार से वो मजबूर हो गई और उनके हाथों से छोटी सी गठरी लेकर धीरे से बोली, शुक्रिया, अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना और दादा को भी। उन्होंने कहा तो उसने इस बात में सर हिलाया। फिर जीनत और परवीन से एक बार फिर गले मिलकर अम्मा जी के साथ बाहर आ गई। रात में जब वो सोने के लिए लेटी तो यकसुई से डैडी की बातें सोचने लगी
जैसा कि इन्होंने कहा था कि मैं तुम पर कोई जबर नहीं करूँगा, तुम वापस आ जाओ। तो वो बैक वक्त यकीन और गैर यकीनी की कैफियत में घिर गई। डैडी की बेताबी उसने महसूस की थी और उनका यकीन करने को दिल चाहता था, लेकिन फिर ख्याल आता कि अगर ऐसी बात ना हुई तो दादा उसे फ़ोन करते और दादा ने पता नहीं क्यों यकदम खामोशी इख्तियार कर ली थी। बहरहाल आखिर में उसने सोचा कल वो फिर फ़ोन करेगी। अगर दादा से बात हो गई तो ठीक, वरना वो खुद वहाँ पहुँच जाएगी। आगे जो होगा देखा जाएगा। उसे यहाँ आए 1 महीने से ज़्यादा हो गया था और अब उसे खुद भी अजीब सा लग रहा था। सुबह नाश्ते की टेबल पर पहले उसने अपने जाने का जिक्र छेड़ा तो अम्मा जी फ़ौरन बोल पड़ी, क्यों बेटी, दिल भर गया क्या यहाँ से? जाना तो है ही अम्मा जी, और फिर इतने सारे दिन तो रही हूँ, वो यही कह सकी। लगता है माँ बाप के लिए उदास हो गई हो। अम्मा जी को उसका चेहरा सुता हुआ लगा तो प्यार से उसकी ठोड़ी छूकर बोली, और जो तुम्हारे जाने से मैं उदास हो जाऊंगी, मैं फिर आऊंगी, तुम्हारा अपना घर है, जब चाहे आओ। अम्मा जी ने कहा तो चौधरी साहब ने अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए हंकारा भरा, फिर उसे देखकर कहने लगे, तुम अभी नहीं जाओगी। कतई हतमी अंदाज था, जैसे उसके सारे इख्तियार उनके पास महफूज हों। वो गुमसुम सी हो गई, जबकि असफंदियार चौंक कर देखने लगा, फिर कहे बगैर रह नहीं सका, बाबा हमारा किसी पर इख्तियार तो नहीं है, ये अपनी खुशी से आई थी और अब जाना चाहती हैं। हम ज़बरदस्ती रोक तो नहीं सकते, हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे, प्यार से मोहब्बत से रोक रहे हैं। फिर उसे देखकर बोले, क्यों बेटी, अभी रहोगी ना? जी। उसका जी ना इस बात में था ना सवालिया, कुछ हैरान से थी और चौधरी साहब कहने लगे, अगर तुम चली गई तो हम समझेंगे हमारी मोहब्बत में कमी थी। उसने पहले सर झुकाया, फिर इसी तरह कुछ कहे बगैर उठकर कमरे में आ गई और अभी बैठी ही थी कि हल्की सी दस्तक के बाद असफंदियार आ गया। वो उठने लगी लेकिन उसने रोक दिया, फिर कहने लगा, शायद आपको बाबा की कोई बात बुरी लगी है और मैं इसके लिए माजरत करने आया हूँ। नहीं तो उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। उसके दिल गिरफ्तगी लहजे पर असरअंदाज थी। फिर आप यहाँ क्यों चली आईं? और कहाँ जाऊँ, मेरा मतलब है। वो उलझ गई, समझ में नहीं आया क्या कहे। तब वो उसके सामने आ गया और टेबल पर बैठते हुए पूछने लगा, क्या वाकई आप जाना चाहती हैं? वो होंठ भींच कर सर झुका गई। अब उससे क्या कहे, जाना चाहती भी है और नहीं भी, जाने आगे क्या हालात हों। सोबिया इधर देखें मेरी तरफ, उसने पुकार कर कहा, लेकिन वो कोशिश के बावजूद भी सर नहीं उठा सकी। तब कदरे तौक़ुफ़ से बोला, आप कुछ परेशान हैं, अगर मुनासिब समझे तो कह डालें, और कुछ नहीं तो दिल का बोझ ही हल्का हो जाएगा। फिर रुक कर पूछने लगा, घर फ़ोन किया था? उसने इस्बात में सर हिला दिया। फिर घर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं बस यूं ही कभी कभी बेजार सी हो जाती हूँ, आप प्लीज़ ख्याल नहीं करें, इसने आजिज़ी से कहा। तब वो कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर कहने लगा, ख्याल कैसे ना करूँ, आप हमारी मेहमान हैं। अगर आप बेजार होंगी तो हम समझेंगे कि हम मेज़बानी का हक अदा नहीं कर सके। नहीं, आप बहुत अच्छे मेज़बान हैं, मैं सचमुच यहाँ आकर बहुत खुश हुई हूँ। वो कज़न मुस्कुराई तो वो जो बगौर इसे देख रहा था, ज़रा से कंधे उचकाकर उठ खड़ा हुआ। फिर जाते जाते रुक कर बोला, बाबा की बात याद रखिएगा, अगर आपने वापसी का सोचा तो हम समझेंगे हमारी मोहब्बत में कोई कमी थी। उसका दिल ठहरने लगा, कनखियों से उसे देखने की कोशिश की, लेकिन नज़रें कदमों से ऊपर उठ ही नहीं सकीं। फिर दोपहर में दादा का फ़ोन आ गया। जब मेहरा ने आकर उसे बताया तो वो नंगे पाँव भागती हुई लॉबी में आई थी और रिसीवर उठाते ही फूलती सांसों के साथ बस पुकारे गई, दादा दादा दादा। बेटा बेटा, क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? दादा उसकी कैफियत समझ रहे थे। नरमी से पुकार कर पूछा तो वही की सांस में शुरू हो गई, आप कैसे हैं दादा, इतने दिनों से फ़ोन क्यों नहीं किया? पता है मैं कितनी परेशान हो रही हूँ। परेशानी की क्या बात है, तुम्हें समझ लेना चाहिए कि मैं फ़ोन क्यों नहीं कर सका। तुम्हारी माँ आजकल मेरी निगरानी कर रही है। वैसे इन्हें मैंने बता दिया है कि तुम्हें मैंने ही कहीं भेजा है। दादा तफसील बताते हुए कहने लगे, दोनों खासे तिलमिलाए हुए हैं और मुसलसल तुम्हारा पता पूछ रहे हैं, लेकिन जब तक वो निसार अहमद को साफ जवाब नहीं दे देंगे मैं तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। तो क्या इस वक्त तक मुझे यहीं रहना होगा? क्यों, तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ़ है क्या? नहीं, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। क्यों? दादा, उनकी जरा पर वो आजिज़ आ गई। कोई इतने दिन भी किसी के घर रहता है? वो किसी का घर नहीं है। तुम इस अंदाज से मत सोचो, बल्कि आराम से रहो। मैं आराम से नहीं रह सकती। फिर अचानक याद आने पर कहने लगी, नहीं दादा, मैंने कल आपको फ़ोन किया था, लेकिन डैडी ने रिसीव किया और मुझसे कह रहे थे कि मैं तुम पर कोई जबर नहीं करूँगा, तुम वापस आ जाओ। इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन करने से मना किया था। खैर, आइंदा एहतियात करना। उसकी पूरी बात सुनकर उन्होंने तनबीह की तो वो उलझ कर बोली, तो क्या डैडी गलत कह रहे थे? मैं ये नहीं कह सकता कि तुम अपने बाप का यकीन नहीं करो। बस कुछ दिन सब्र से इंतज़ार करो। मैं इंशाल्लाह तुम्हें अच्छी खबर सुनाऊंगा। और सुनो बेटा, खुश रहा करो, कोशिश करूंगी।
हाँ शाबाश। फिर उन्होंने दुआओं के बाद सिलसिला मुनक़ता कर दिया तो वो कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर आकर अम्मा जी के पास बैठ गई। दादा से बात करके वो काफ़ी हल्की फुल्की हो गई थी। जब भी बहुत देर तक अम्मा जी से इधर उधर की बातें करती रही। शाम में जब असफंदियार आया, इस वक्त वो स्ट्यू के करीब बैठी कैसे उलट पुलट कर देख रही थी। हेलो, इसने मुतवज्जा किया तो वो उसे देखकर बेसाख्ता मुस्कुराई। खासी खुशगवार तब्दीली थी जिससे उसे इत्मीनान हुआ, वरना सुबह जिस तरह वो परेशान और अज़रदा नज़र आ रही थी उससे वो सारा दिन खासा डिस्टर्ब रहा था। क्या हो रहा है? वो उसके करीब कुर्सी खींचकर बैठ गया। कैस्टें देख रही थी, बस यही हैं और हैं, लेकिन मेरे कमरे में। अभी चाहें तो ले आऊं? नहीं फिर सही, यूं भी अब शाम हो रही है। वो कैस्टें दोबारा रैक में रखते हुए बोली। फिर उससे चाय का पूछा तो वो कहने लगा, आप वाकई चाय अच्छी बनाती हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपके हाथ की नहीं पीऊँगा। क्यों? वो हैरान हुई। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ से उठकर जाएं। सादा से अंदाज में बरमला इजहार था। वो नर्वस होकर उठ खड़ी हुई और जाने लगी कि वो इसका हाथ थामने की जसारत कर गया। असफंदियार प्लीज़ बैठ जाएं। उसके लहजे में तहकम नहीं था, फिर भी वो फ़ौरन बैठ गई और मल्तजी नज़रों से देखा तो वो मुस्कुरा कर बोला, बहुत बुज़दिल हैं आप, एक ज़रा सा हाथ थामने से डर गई। फिर मुझे किस बात से डरना चाहिए? सिर्फ इस बात से कि कहीं मैं यह हाथ छोड़ ना दूँ। लबों में मायने खेज मुस्कुराहट दबाए शौक नज़रों से देखता हुआ वो उसके अंदर हलचल मचाए दे रहा था। मुझे जाने दें। वो इसकी नज़रों से परेशान हो रही थी। एक शर्त पर, कल आप मेरे साथ चलेंगी। कहाँ? कहाँ का सवाल मत उठाएं। अगर मुझ पर भरोसा है तो हामी भरें, वरना मना कर दें। उफ, किस मुश्किल में डाल गया था वो किसी तरह भी फ़ौरन जवाब नहीं दे सकती थी और वो फ़ौरन जवाब चाहता था। उसे शशोपन में देखा तो उसका हाथ छोड़ दिया। वो बिल्कुल नहीं समझी, बस मौका गनीमत जानकर वहाँ से चली आई। कमरे में आकर कुछ देर तक तो अपनी बेतरतीब धड़कनों पर काबू पाने में लगी रही। फिर जब आराम से बैठी तो उसकी जसारत पर मुस्कुराने लगी थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर वो रूठा रूठा नजर आया। ना ही बात करने के बहाने रोज़ाना की तरह उसे चाय बनाने को कहा, बल्कि अपने कप में खुद ही चाय डाली। वो कनखियों से देखती रही और जब वो चाय ख़त्म करके उठ गया तब वो अम्मा जी से बोली, अम्मा जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं असफंदियार के साथ चली जाऊँ। कहाँ? पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, मैं बस आपकी ज़मीनें देखना चाहती हूँ। इसने कुछ सटपटा कर कहा तो अम्मा जी से पहले चौधरी साहब बोल पड़े, हाँ हाँ ज़रूर जाओ और असफंदियार से कहना तुम्हें फॉर्म पर भी ले जाएगा। अच्छा जी, वो कहते हुए उठ खड़ी हुई। फिर अपने कमरे में आकर बहुत अजलत में लिबास तब्दील किया और इस खदशे के तहत कि कहीं वो चला न जाए बालों में ब्रश करते हुए बाहर आई और इसकी जीप खड़ी देखकर मुतमईन सी हो गई। कुछ देर बाद वो आया तो उसे देखकर एक पल को ठिठका पे नज़रअंदाज करता हुआ जीप की तरफ बढ़ने लगा कि वो सामने आकर बोली, एक मिनट जी। वो सवालिया नज़रों से देखने लगा तो वो कसदन खफगी का मुजाहरा करते हुए बोली, पता है मैं रात भर नहीं सो सकी, मुसलसल डरती रही। किस बात से? उसके तशवीर से पूछने पर वो ज़रा सा रुख मोड़कर बोली कि कहीं आप मुझे छोड़कर न चले जाएं। सोबिया, यहाँ वहाँ कितने गुलाब खिल गए थे। वो जीप की तरफ बढ़ गई और जब आकर इसके बराबर ड्राइविंग सीट पर बैठा तो कहने लगा, ये बात अगर तुम रात को कह देती तो मैं बाकायदा प्रोग्राम सेट कर लेता। अब बताओ कहाँ चलें? अरे वो ज़रा सा हंसी। जब मैंने कहा का सवाल उठाया तो आप खफा हो गए। अब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वाकई गलती हो गई, उसने कहते हुए जीप स्टार्ट की और स्पीड से हवेली के अहाते से निकल आया। फिर कच्चे से आगे पुख्ता सड़क पर मुड़ते हुए कहने लगा, पता है कल इस रास्ते से गुजरते हुए मैं मुसलसल तुम्हें सोचता रहा था। तुमने यहाँ से जाने की बात की थी ना, और मुझे लगा अगर तुम चली गई तो मेरी ज़िंदगी में कोई कशिश नहीं रहेगी। फिर सारा दिन मैं बहुत बेचैन रहा और शाम में वापसी पर यह धड़का कि ऐसा ना हो मैं घर में दाखिल हूँ और तुम जा चुकी हो। मैं बहुत डरता हुआ आया था, लेकिन तुम्हें सामने देखकर तो मुझे जैसे नई ज़िंदगी मिल गई। वो सर झुकाए बहुत खामोशी से उसे एतराफ़ सुन रही थी और जब वो खामोश हुआ तब कहने लगी, मुझे हमेशा तो यहाँ नहीं रहना, आखिर को जाना है, पता नहीं कब दादा बुला लें। एक बात बताओ। वो इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोला, तुम हमेशा दादा का जिक्र करती हो, दादा ने तुम्हें भेजा, दादा बुला लेंगे, दादा का फ़ोन नहीं आया, वगैरह वगैरह। तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ होते हैं? असल में मेरा ज़्यादा वक्त दादा के साथ गुजरता है, इसलिए ज़्यादा जिक्र भी इन्हीं का करती हूँ। उसने खूबसूरती से बात बनाई, फिर कहने लगी, जैसे आप बाबा और अम्मा जी के पास रहते हैं तो अपने हर अमल को उनसे मंसूब करते हैं। उसने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। फिर जीप रोककर उसे उतरने का इशारा किया तो वो इधर उधर देखते हुए बोली, यहाँ तो दूर दूर तक कोई साया नज़र नहीं आ रहा। धूप में क्या करेंगे? तुम उतरो तो। वो कहते हुए नीचे उतर गया तो नाचार उसे भी उतरना पड़ा। चक्कर काट कर इसके पास आई तो वो कहने लगा, देखो यहाँ हमारी ज़मीनों की हद ख़त्म हो जाती है। वो नहर देख रही हो, उसके दूसरी तरफ तुम्हारे दादा की ज़मीनें हैं। मेरे दादा की? वो हैरान होकर बोली, लेकिन मेरे दादा ने तो ज़मीनें बेच दी थीं। सब नहीं आधी। वो बड़े आराम से इंकशाफ कर रहा था।
वो ज़मीनें बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारे डैडी की ज़िद से मजबूर हो गए। फिर भी आधी ज़मीन बेची और बाकी की निगरानी मेरे बाबा पर छोड़ गए। और मेरा ख्याल है तुम्हारे डैडी के इल्म में ये बात नहीं है। पता नहीं, उसने कज़न लाइल्मी ज़ाहिर की। आगे चलकर देखोगी। उसने गालबन उसकी ख्वाहिश जानकर पूछा, लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, धूप बहुत तेज़ है। अजीब लड़की हो, तुम्हें अपनी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं। वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप आकर जीप में बैठ गई। तो उसने हैरान होकर देखा, फिर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। वो अब भी खामोश रही। तब उसने झटके से जीप आगे बढ़ा दी और फार्म पे पहुंचने तक मजीद कुछ नहीं बोला था। फिर रेस्ट हाउस के सामने गाड़ी रोककर उससे कहने लगा, तुम अंदर चली जाओ, कुछ देर आराम करो, मैं एक ज़रूरी काम निपटा कर आता हूँ। मैं अकेली कैसे जाऊँ? वो कुछ परेशान हो गई तो उसने चौकीदार को पुकारा और उसके आने पर कहने लगा, सुनो, ये बीबी को अंदर ले जाओ, इनकी खातर मदारत करो, मैं अभी आता हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले चौकीदार को देखकर ही डर गई। कम ऑन यार, एक तो तुम डरती बहुत हो, अंदर कोई जिन भूत नहीं है, फिर क्या है, चौकीदार के बीवी बच्चे होंगे। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? कहा ना ज़रूरी काम है, बस यूं गया यूं आया। उसने चुटकी बजाकर कहा, फिर उसे देखकर मुस्कुराया। तो वो कुछ रूठी रूठी सी नीचे उतर गई और उसकी तरफ देखे बगैर चौकीदार के पीछे चल पड़ी। तेज धूप के बाद अंदर का माहौल कुछ ख्वाबनाक सा था, पर सुकून ठंडक का एहसास जिसने उसे थोड़ी देर को सब भुला दिया। सोफे पर खासे आरामदेह हालत में बैठते ही उसने पलकें मूंद ली, लेकिन कुछ देर बाद अचानक गहरी खामोशी का एहसास हुआ तो फौरन आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगी। तभी चौकीदार ट्रे में स्क्वाइश से भरा जग और ग्लास लिए आ गया। उसे देखकर वह सीधी हो बैठी और कदरे तोकफ के बाद बोली, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? साईं, मेरी घरवाली अपनी माँ के घर गई हुई है बच्चों को लेकर। इसने सीधे साधे अंदाज में बताया। फिर भी वो यूं ठिठक कर देखने लगी जैसे पता नहीं उसने क्या कह दिया हो। साईं, आपके लिए खाना बनाऊं? चौकीदार ने इसी अंदाज में पूछा तो वो संभल कर बोली, मुझे नहीं पता, अपने साहब से पूछना, बस तुम जाओ यहाँ से। और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, जाओ तुम। वो अपने अंदर के खौफ पर काबू पाने में नाकाम हो रही थी जब भी चीख पड़ी, और जैसे ही चौकीदार कमरे से गया इसने उठकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर भी इसका खौफ कम नहीं हुआ। बिल्कुल अनजान जगह और वीरान भी। उसने सोचा, अगर वो पूरी कुव्वत से चीखे तब भी उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होगा। ऐसी ही सोचों ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। कितनी देर हो गई, इसे असफंदियार पर गुस्सा आने लगा। बस अभी आने का कहकर गया था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे यहाँ क्यों छोड़ गया है। जब घंटा भर से ज़्यादा हो गया तब वो सचमुच रोने लगी। उसे बहुत डर लग रहा था। काफ़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो अपनी जगह से उछल गई और सहमी हुई नज़रों से दरवाजे को देखने लगी। दस्तक दोबारा हुई, साथ ही असफंदियार की आवाज़ सुनाई दी। तब निहायत सुस्त रवि से आकर उसने दरवाज़ा खोला, साथ ही हाथों में चेहरा छुपाकर बाकायदा रोने लगी। तो वो परेशान हो गया। सोबिया, क्या हुआ है? इसकी कलाइयाँ थाम कर हाथ नीचे किए तो वो झटके से कलाइयाँ छोड़कर पीछे हट गई। बस आप बात नहीं करें मुझसे। लेकिन हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा, लेकिन यहाँ कौन कुछ कहेगा? वो खुद ही उलझ कर बोला तो वो फट पड़ी। क्यों छोड़ गए थे आप मुझे यहाँ इस जंगल में? अगर मैं किसी मुश्किल में फंस जाती तो कौन बचाता मुझे? मेरे खुदा! उसने गहरी सांस खींची, फिर नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सोफे तक लाया और बिठाते हुए कहने लगा, बहुत बेवकूफ़ हो तुम, भला डरने की क्या बात थी? चौकीदार तो मौजूद था। वो कुछ नहीं बोले, दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ करने लगी, लेकिन आंसू फिर छलके आ रहे थे। तब वो खुद जाकर पानी ले आया और ग्लास उसे थमाकर बोला, बस रोना बंद करो। उसने खामोशी से ग्लास होंठों से लगा लिया, फिर उठकर वॉशरूम में चली गई। मुंह हाथ धोकर वापस आई तो कहने लगी, बस अब वापस चलेंगे अभी तो नहीं, अब मुझे कहीं नहीं जाना, ना मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। वो इसकी पूरी बात सुने बगैर बोल पड़ी। खासा ज़िद्दी लहजा था। वो समझ गया अब कुछ नहीं सुनेगी। कंधे उचकाकर बोला, तुम्हारी मर्ज़ी। फिर उसे लेकर बाहर आया और चौकीदार को पुकार कर कहने लगा, चौकीदार, खाना रहने दो, मैं जा रहा हूँ। वो इसे चौकीदार से बातें करता छोड़कर आकर जीप पे बैठ गई। अंदर ही अंदर अपने रवैये पर नादिम भी हो रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ देर बाद वो आकर बैठा तो जीप स्टार्ट करते हुए उसे देखकर जाने क्यों हंस पड़ा और वो जुज़बुज़ सी होकर दूसरी तरफ देखने लगी। सुनो, कुछ देर बाद उसे मुतवज्जा करके कहने लगा, मुझे लगता है तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है, जो तुम कभी खौफजदा हो जाती हो, कभी डरती हो, कभी बेजार हो जाती हो। नहीं तो वो नज़र चुरा गई। तुम बताना ना चाहो अलग बात है, कोई बात हो तो बताऊं। मेरी तरफ देखकर बात करो, तब मैं समझूंगा तुम सच कह रही हो। वो गाड़ी रोककर उसे देखने लगा, जिससे वो परेशान हो गई। कोई राह फरार भी तो नहीं थी, जबकि उसका अंदाज बता रहा था कि वो सच सुने बगैर आगे नहीं बढ़ेगा। क्या बताऊं? कितनी देर बाद वो बेबसी से बोली, वही बात जो तुम्हें परेशान रखती है। उसके इतने यकीन से कहने पर वो रो पड़ी।
फिर इसी तरह रोते हुए उसे वो हालात कह सुनाए जिनकी बदौलत वो घर छोड़ने पर मजबूर हुई थी। आखिर में कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि दादा मम्मी डैडी से जीत सकेंगे, और जब मैं दादा की बेबसी सोचती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। दुख की बात तो है, लेकिन तुम्हें इस तरह कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। उसके खामोश होने पर वो समझाते हुए कहने लगा, तुम्हारे वालिदैन लाख फैसला कर लें, लेकिन जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी इस पर अमल नहीं होगा। और तुम्हें यूं खामोशी से आने के बजाय उनसे कहकर आना चाहिए था कि क्योंकि तुम्हें उनका फैसला मंजूर नहीं है इसलिए तुम जा रही हो। हाँ, वो तो जैसे मुझे बड़े आराम से आने देते, लेकिन वो जाने क्या कहने जा रहा था कि खामोश हो गया और कदरे तौक़ुफ़ के बाद कहने लगा, बहरहाल जब तक तुम हमारे पास हो तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, और इसके बाद भी नहीं। वो मुस्कुराकर बोला और जीप स्टार्ट कर दी। फिर घर आने तक वो अपनी हल्की फुल्की बातों से उसका मूड खुशगवार कर चुका था। फिर आगे जीनत और परवीन को देखकर वो और खुश हो गई। मैं भी कहूँ मेरा भाई घर का रास्ता क्यों भूल गया है। जीनत ने गले लगकर उसके कान में सरगोशी की तो वो बुरी तरह झिम गई। फिर इसे घूर कर बोली, मैंने नहीं बुलाया उसे घर का रास्ता। पूछूं भाई से? क्या क्या पूछना है? वो जीनत की बात सुनकर पूछने लगा तो जीनत ने शरारत से उसे देखा और उसके घुरने पर बात बनाते हुए बोली, वो मैं पूछ रही थी कि आप शहर कब जाएंगे? क्यों? मुझे कुछ चीज़ें मंगवानी हैं। बता देना, मैं जाऊंगा तो ले आऊंगा। वो कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। तब वो जीनत की कमर में चुटकी काटते हुए बोली, ये क्या बदतमीज़ी है? मैं तो आज पहली बार उनके साथ गई थी। मैंने कब कहा कि रोज़ जाती हो? खैर छोड़ो, ये बताओ तुम सब ने खाना खा लिया? उसे सख्त भूख लग रही थी इसलिए खाने का पूछा। नहीं, अभी अम्मा जी बुलाकर गई हैं। चलो फिर पहले खाना खा लें। उसने परवीन का हाथ पकड़कर उठाया और उसके साथ डाइनिंग हॉल में आ गई। फिर उसे जीनत और परवीन के साथ खुश देखकर अम्मा जी ने उन दोनों को रोक लिया। उनका कहना था, जब से बच्ची आई है चुप चुप है, अब कहीं जाकर इसके चेहरे पर रौनक आई है। रात में वो देर तक उनके साथ लाउंज में बैठी टीवी देखती रही थी, इसलिए सुबह आंख देर से खुली। खासा दिन चढ़ आया था। वो जल्दी से मुंह हाथ धोकर कमरे से निकल आई। लाउंज में अम्मा जी और चौधरी साहब बैठे थे। उसने इन्हें सलाम किया। फिर जीनत और परवीन का पूछा तो अम्मा जी ने कहा, वो दोनों भी अभी अभी उठी हैं, जाओ उनके साथ नाश्ता कर लो। वो जाने लगी कि चौधरी साहब पुकार कर बोले, सुनो बेटी, नाश्ता करके मेरे पास आना। उसने जी अच्छा कहते हुए सवालिया नज़रों से अम्मा जी को देखा, लेकिन वो मुतवज्जा नहीं थी। तब वो नाश्ते के लिए चली आई। लगता है चौधरी साहब हमारे देर से उठने पर खफा हो रहे हैं, उसने बैठते हुए कहा तो जीनत पूछने लगी, तुमसे कुछ कहा उन्होंने? नहीं, लेकिन उनका मूड ठीक नहीं लग रहा। कोई और बात होगी। परवीन स्लाइस की प्लेट उसके सामने रखते हुए बोली, हो सकता है, इसने कहा। फिर सामने गठरी पर नज़र पड़ी तो बेख्तियार पूछ बैठी, असफंदियार चले गए क्या? हाँ, और अम्मा जी से कह गए हैं कि शाम में हम सबको रहीम यार खान ले जाएंगे। परवीन ने उसकी बेख्तियारी पर ध्यान नहीं दिया, जबकि जीनत के होंठों पर मायने खेज मुस्कुराहट थी। वो जल्दी से अपनी प्लेट पर झुक गई। फिर नाश्ते से फारिग होते ही वो दोबारा लाउंज में आई तो चौधरी साहब ने उसे बैठने का इशारा किया। फिर कहने लगे, कल तुम्हारे दादा का फ़ोन आया था और वो कह रहे थे कि अब तुम वापस आ जाओ। अच्छा, बैक वक्त कई ख्याल एक साथ आए। जभी उसका अच्छा बेमायनी सा था और कदरे तो कब से वो कहने लगे, मेरा तो ख्याल था अभी तुम यहीं रहती, और मैंने अहमद अली से कहा भी, लेकिन वो इसरार कर रहा था। बहरहाल तुम इसे फ़ोन कर लो, देखो वो क्या कहता है। अभी उसने चौंक कर पूछा और उनके इस्बात में सर हिलाने पर उठकर लॉबी में चली आई। फिर नंबर डायल करते हुए वो दुआ कर रही थी कि दादा ही से बात हो, और जब दूसरी तरफ उन्हीं की आवाज़ सुनाई दी तो वो बेख्तियार हो गई। दादा, आप ठीक तो हैं ना? हाँ बेटा, ठीक हूँ। तुम कब आ रही हो? जवाब देने के साथ ही उन्होंने पूछा, कब आऊँ? वो उल्टा उनसे पूछने लगी तो एक लम्हा तौक़ुफ़ के बाद उन्होंने कहा, अभी इस वक्त वहाँ से रवाना हो जाओ। उम्मीद है रहीम यार खान से तुम्हें फ़्लाइट मिल जाएगी, वरना ट्रेन। दादा, वो मम्मी और डैडी? हाँ, सब ठीक है, तुम बस आ जाओ। दादा ने उसकी पूरी बात सुने बगैर कहा और फ़ोन बंद कर दिया। तो वो कुछ उलझती हुई वापस लाउंज में आई। चौधरी साहब जैसे मुंतज़िर थे, फ़ौरन पूछा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अभी यहाँ से रवाना हो जाऊँ। अच्छा, उन्होंने घड़ी देखी। फिर कहने लगे, असफंदियार तो है नहीं, खैर मैं तुम्हें रहीम यार खान तक छोड़ देता हूँ। तुम्हें तैयारी में कितना वक्त लगेगा? जी बस अभी आती हूँ। वो कहते हुए कमरे में आ गई और अभी अलमारी से बैग निकाल कर रखा ही था कि जीनत और परवीन आ गईं। ये क्या है? हम तुम्हारे लिए आए हैं और तुम जा रही हो? जीनत ने शिकायती अंदाज में कहा तो वो ना समझने वाले अंदाज में ज़रा से कंधे उचकाकर बोली, क्या कह सकती हूँ, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। फिर अलमारी में से कपड़े निकालकर बैग में रखते हुए बेध्यानी से बोली, हालांकि मैं शिद्दत से मुंतज़िर थी कि कब दादा मुझे बुलाते हैं, और अब जब उन्होंने फ़ौरन आने को कहा है तो पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। डर किससे? जीनत के पूछने पर एहसास हुआ कि वो कुछ गलत कह गई है। बात बदलते हुए बोली, चौधरी साहब इंतज़ार में बैठे हैं। फिर जल्दी से बकिया कपड़े रखकर बैग बंद किया
और उन दोनों को देखकर अफसरदगी से मुस्कुराई। तुम सब मुझे बहुत याद आओगे और वाकई ये अफसोस की बात है कि तुम दोनों मेरे लिए आई हो और मैं जा रही हूँ। फिक्र नहीं करो, हम बहुत जल्द तुम्हें वापस ले आएंगे। जीनत की शोखी पर भी उसकी अफसरदगी कम नहीं हुई, बल्कि जिसके हवाले से ये शोखी की गई थी इसके ख्याल ने मज़ीद अर्जदा कर दिया। अभी कल ही तो उसने एतराफ़ करते हुए कहा था कि अगर तुम चली गई तो मेरी ज़िंदगी में कोई कशिश नहीं रहेगी। वो इसे सोचती हुई उन दोनों के साथ कमरे से निकल कर आई तो चौधरी साहब उसे देखकर उठते हुए बोले, चलें बेटी जी। उसने ज़रा सा सर हिलाया, फिर बढ़कर अम्मा जी के गले लगी तो चुपचाप कितने आंसू पलकों से ढलक गए। अम्मा जी भी रो पड़ी तो चौधरी साहब टोक कर बोले, तुम औरतों को रोना बहुत ज़रूरी होता है, चलो बेटी देर हो रही है। उसने जल्दी से अम्मा जी से अलग होकर अपनी आंखें रगड़ी, फिर जीनत और परवीन से मिलकर चौधरी साहब के पीछे चल पड़ी। तमाम रास्ता उसका जहन मुख्तलिफ सोचों में उलझा रहा। कभी दादा की बेबसी का ख्याल आता तो उसे लगता जैसे उन्होंने मम्मी डैडी के सामने हथियार डाल दिए हों। कभी उनकी कही बात याद आती कि मैं तुम्हें अच्छी खबर सुनाऊंगा। अब पता नहीं आगे क्या बात उसकी मुंतज़िर थी। उसके लिए बहरहाल सफ़र बेहद दुश्वार हो गया था। फिर अपने घर में वो मुजरमों की तरह दाखिल हुई, दबे पाँव मोहतात नज़रों से इधर उधर देखती हुई कि कहीं मम्मी से सामना ना हो जाए। और यही हुआ। वो बहुत खामोशी से दादा के कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि पहले उनसे हालात मालूम करे, लेकिन अभी लाउंज में ही थी कि मम्मी अजलत में अपने कमरे से निकली और उसे देखकर पहले ठिठकी फिर शोलाबार नज़रों से घूरती हुई इस तक आईं और ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। दादा की चमची, तुम्हें माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। वो हाथों में चेहरा छुपाकर सिसकने लगी, लेकिन मम्मी ने कोई ख्याल नहीं किया। उसकी कलाई थामकर खींचती हुई उसके कमरे में ले आई और बेड पर धकेल कर बोली, अपने बाप को इस हाल में पहुंचाने वाली तुम हो और तुम्हारा दादा। याद रखो, अगर एहसान अली को कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों का वो हशर करूंगी कि मम्मी वो मुतहश सी होकर उनकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ है डैडी को, कहाँ है वो? तुम्हारे दादा ने तुम्हें नहीं बताया? मम्मी का तंजिया लहजा उसके अंदर शगाफ डाल रहा था। वो उनके सामने हाथ जोड़कर मिन्नत भरे लहजे में बोली, प्लीज़ मम्मी आप बताएं ना, डैडी कहाँ हैं? हॉस्पिटल में। मम्मी ने बताया। साथ ही इन्हें जाने क्या याद आया कि फ़ौरन इसके कमरे से निकल गईं। वो इन्हें पुकारती हुई पीछे भागी आई, लेकिन वो अनसुनी करती बरामदे की सीढ़ियाँ उतर गईं। फिर इसने इन्हें गाड़ी में बैठकर जाते देखा। इसके बाद कितनी देर तक उसकी समझ में नहीं आया क्या करे, गुमसुम खड़ी रह गई। मान दादा का ख्याल आया तो वो बोझल कदमों से उनके कमरे में आ गई। वो गालबन उसकी आवाज़ सुन चुके थे और मुंतज़िर बैठे थे, फिर भी उसे देखकर सर झुका लिया तो वो अंदर ही अंदर सहम कर रह गई और उनके करीब आकर ऐसी ही सहमी हुई आवाज़ में पुकार कर पूछा, दादा क्या हुआ है? जवाब में उन्होंने अपने बाजू वा कर दिए। वो उनकी आगोश में समा गई। तब वो आहिस्ता आहिस्ता इसका सर थपकते हुए बोले, शायद तुमने ठीक कहा था कि मैं गलतियां कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी गलतियों का खमियाजा इस सूरत भुगतने को तैयार नहीं हूँ। दादा मुझे डैडी का बताएं। वो आजिज़ी से कहते हुए रो पड़ी तो वो दुख से बोले, क्या बताऊँ बेटा, परसों शाम में तुम्हारे बारे में पूछते हुए वो मुझसे बहुत उलझ रहा था। फिर उसी रात जाने किस पहर इसे हार्ट अटैक हुआ। तुम्हारी माँ उसे हॉस्पिटल ले गई। इसके बाद तुम्हारी माँ 2-3 बार आई तो अपनी ज़ुबान के नस्तर से मेरा कलेजा छलनी किया, लेकिन मुझे उसकी खैरियत नहीं बताई। मैं तो खुद बेटा इस कदर लाचार व बेबस हूँ कि दादा की आवाज़ भरा गई तो वो तड़प कर सीधी हो बैठी और उनका चेहरा हाथों में लेकर बोली, मैं मालूम करती हूँ दादा, तुम्हें बताया है तुम्हारी माँ ने? नहीं, लेकिन मैं मालूम कर लूँगी, बस आप दुआ करें डैडी जल्द अच्छे हो जाएं। वो कहते हुए उठ खड़ी हुई, खुदा उसे मेरी भी उम्र दे। उसने बस दादा की इतनी बात सुनी और उनके कमरे से निकल आई। फिर पहले मुलाजिम से पूछा कि डैडी किस हॉस्पिटल में हैं और उसके लालमी जाहिर करने पर वो सोचती हुई टेलीफोन तक आई और अपने फैमिली डॉक्टर के नंबर डायल किए। इत्तेफाक से उन्होंने छूटते ही डैडी की खैरियत मालूम की तो वो खासी मोहतात होकर कहने लगी, असल में मैं शहर से बाहर गई हुई थी, अभी आई हूँ तो मुलाजिम की ज़ुबानी पता चला है कि डैडी हॉस्पिटल में हैं। मम्मी भी घर पर नहीं है। आपको पता है अंकल डैडी कौन से हॉस्पिटल में हैं? हाँ, वो डॉक्टर आफरीदी के प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं। सुबह क्लिनिक आते हुए वो पहले उनके पास गया था। अच्छा कैसे हैं वो? उसने बेताबी से पूछा। ख़तरे से बाहर हैं, वैसे मामूली अटैक था। फिर शुक्र है कि फ़ौरन तबी इमदाद भी मिल गई। नो प्रॉब्लम। उन्होंने पेशावराना अंदाज में उसे तसल्ली दी तो उसने शुक्रिया कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। तशक्कर के आंसू उसकी पलकों तक चले आए थे। वो उन्हें उंगलियों पर समेटती दादा के पास आई और उन्हें डैडी की खैरियत से आगाह किया। डैडी अब ठीक हैं, कोई तशवीश की बात नहीं है। मैं उनके पास जा रही हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और दादा, मम्मी ने आपसे जो कहा मैं बेटा। दादा ने फ़ौरन टोक दिया, फिर कहने लगे, तुम्हें किसी के रवैये पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर तुम्हारे माँ बाप हैं तो मेरी भी औलाद हैं। अच्छा दादा, मैं चलती हूँ। वो उनकी बात पर कज़न मुस्कुराई और उनसे इजाज़त लेकर बाहर आ गई।
अभी कुछ देर पहले मम्मी ने उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था। फिर भी इन्हें रेलिंग के पास चुपचाप खड़े देखकर वो सीधी इनके पास चली आई और धीरे से पुकारा तो उन्होंने चौंक कर देखा। फिर पेशानी पर बेशुमार शिकने डालकर बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए मम्मी। मुझे बताएं डैडी कहाँ हैं? उसने तासुब से टोकते हुए पूछा। वो अभी सो रहे हैं और इन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, आप बताएं वरना मैं इंक्वायरी से मालूम कर लेती हूँ। वो जाने लगी तो इन्होंने रोक लिया और अपने पीछे एक कमरे की तरफ इशारा किया तो वो इसी तरफ चल पड़ी। फिर बहुत एहतियात से उसने दरवाज़ा खोला और बेआवाज़ कदमों से अंदर आई तो डैडी को देखकर इसकी पलकें नम हो गईं। उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो रहा था। वो बेख्तियार होकर करीब चली आई और बहुत आहिस्ता से उनकी पेशानी पर होंठ रख दिए। और पता नहीं वो पहले से जाग रहे थे या उसके लम्स ने हयात बख्शी थी। ज़रा सी आंखें खोलकर देखने लगे तो इसने करीब बैठकर उनका हाथ हाथों में ले लिया। डैडी अब कैसी तबीयत है आपकी? उन्होंने आंखें बंद करके दोबारा खोली, गोया बेहतर होने का इशारा दिया। तो वो कुछ देर उनके चेहरे पर नजरें जमाए बैठी रही, फिर सर झुकाकर बोली, डैडी मैंने आपको दुख दिया है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? उन्होंने हल्के से उसका हाथ दबाया और उसके देखने पर नफ़ी में सर हिलाया तो उसने उनके हाथ आंखों से लगा लिए। तभी मम्मी अंदर आई और उसे उनके बेड पर बैठे देखकर कहने लगी, सोभी मैंने तुम्हें मना किया था कि डैडी को डिस्टर्ब नहीं करना। सॉरी मम्मी, मुझसे रहा नहीं गया। हाँ इतने दिन से तो जैसे तुम। मम्मी ने तल्ख लहजे में गालबन फिर उसे बुरा भला कहना चाहा, लेकिन डैडी ने हाथ के इशारे से इन्हें रोक दिया। फिर बहुत धीमी आवाज़ में उससे कहने लगे, बेटा तुम घर जाओ, बाबा अकेले होंगे। दादा आपके लिए बहुत परेशान हैं। मैं ठीक हूँ, इन्हें तसल्ली दो। और उसका दिल तो नहीं चाह रहा था उनके पास से उठकर जाने को, लेकिन दादा का ख्याल करके चली आई। वो जानती थी गुज़िश्ता 2 रोज़ से दादा ने ना ठीक से खाना खाया होगा और ना सो सके होंगे। इसलिए उसने आते ही पहले इन्हें डैडी के बारे में मुकम्मल इत्मीनान दिलाया, फिर बहुत इसरार से खाना खिलाया। इसके बाद जब वो इशा की नमाज के लिए खड़े हो गए तो वो अपने कमरे में चली आई। दिन भर की टेंशन के बाद अब कहीं जाकर वो कदरे मुतमईन हुई थी तो शायद थकन का एहसास होने लगा। दिल चाहा चुपचाप लंबी तान कर सो जाए और वो सोने के लिए ही लेटी थी, लेकिन जैसे ही पलकें मूंदी ध्यान उसकी तरफ चला गया जिसने कहा था शाम में वापसी पर यह धड़का कि ऐसा ना हो मैं घर में दाखिल हूँ और तुम जा चुकी हो। और फिर वो यही सोचते सोचते सोई थी कि जब वो आया होगा तो उसे ना पाकर जाने क्या सोचा होगा। सुबह वो मामूल के मुताबिक उठी, नमाज पढ़कर कितनी देर तक डैडी की सेहतयाबी के लिए दुआ करती रही। इसके बाद लॉन में आकर मोती की कलियां चुन रही थी कि दादा की आवाज़ सुनाई दी। बूढ़ी और पुरसोज आवाज़ में आंसुओं की नमी भी शामिल थी, जिसे वो अपने दिल पर महसूस करते हुए उनके कमरे में चली आई और बहुत खामोशी से उनके पास जाए नमाज पर बैठ गई। मनाजात के बाद वो कुछ देर के लिए सजदे में चले गए। इसके बाद इसकी तरफ मुतवज्जा हुए तो उसने मुट्ठी में बंद चंद कलियां उनकी तरफ बढ़ा दी। जीती रहो, उन्होंने उसकी पेशानी चूमकर दुआ दी। फिर खड़े हुए तो उसने जय नमाज लपेट कर रखी, फिर कहने लगी, दादा नाश्ते में हम डैडी के पास चलेंगे। क्या मैं भी? उनकी बेयकीनी पर वो समझ गई कि इन्हें मम्मी ने मना किया होगा। हाँ दादा, कल डैडी बार बार आपका पूछ रहे थे, आप चलेंगे ना? तुम ले चलोगी तो ज़रूर चलूँगा। वो बच्चों की तरह खुश हुए। चलें फिर पहले नाश्ता कर लें। वो इन्हें लेकर डाइनिंग रूम में आ गए और नाश्ते के दौरान वो चौधरी साहब और अम्मा जी की तारीफ़ करते हुए कहने लगी, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी अजनबियत का एहसास नहीं होने दिया। बहुत शफीक और मेहरबान हैं दोनों। दादा आप पहले कभी क्यों नहीं मुझे इनके पास ले गए, जबकि आप खुद तो जाते रहे हैं। एक दो बार मैंने तुम्हें साथ ले जाना चाहा था, लेकिन तुम्हारे बाप ने मना कर दिया था। फिर मैंने सोचा जब तुम समझदार हो जाओगी तब खुद ही इनसे इजाज़त लेकर मेरे साथ चलना। डैडी ठीक हो जाएं फिर चलेंगे। वहाँ की आबो हवा उनकी सेहत पर अच्छा असर डालेगी। उसकी सादगी पर दादा उसे देखकर रह गए। तभी मुलाजिम ने आकर उसके फ़ोन का बताया तो वो दादा को ठीक से नाश्ता करने का कहते हुए लॉन्च में आ गई। रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ असफंदियार था। तुम्हारे डैडी कैसे हैं सोबिया? उसने छूटते ही पूछा तो वो कुछ हैरान होकर बोली, आपको कैसे मालूम हुआ कि डैडी? मुझे नाना जी ने बताया है। इन्हें मालूम था, फिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया था? तुम्हारी परेशानी के ख्याल से। खैर तुम उनकी खैरियत बताओ। अभी हॉस्पिटल में है लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हैं। इसने बताया तो कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहने लगा, सुनो इस वक्त और कुछ कहना मुनासिब तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान हूँ। समझ रही हो ना क्यों? इसने समझकर बस ज़रा सी हूँ की आवाज़ निकाली तो कुछ देर इंतज़ार के बाद वो बोला, और कुछ नहीं कहोगी? मेरा मतलब है कोई ऐसी बात जो मुझे अंदेशों से निकाल ले। और वो क्या कहती, खुद उसे मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, इसीलिए बहुत आहिस्ता से रिसीवर रखकर दादा के पास चली आई। फिर कोई 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहने के बाद डैडी घर आ गए,
लेकिन अभी इन्हें बहुत आराम की ज़रूरत थी और वह यूं भी पढ़ाई छोड़ चुकी थी। घर में करने को और क्या था। मखसूस औकात में दादा के साथ और बाकी सारा वक्त डैडी के पास रहती। इनकी ग़िज़ा, दवा, आराम का ख्याल रखना। मूड में होते तो हल्की फुल्की बातें करके इनकी दिलजोई करती और आखिर में एक बात ज़रूर पूछती, आप मुझसे खफा तो नहीं है ना। नहीं बेटा, रोज़ाना की तरह ये जवाब देते हुए इस वक्त उन्होंने इसका हाथ पकड़कर दोबारा पास बिठा लिया। फिर पूछने लगे, तुम्हें मेरी खफगी का ख्याल क्यों आता है। मैंने आपको परेशान जो किया। वह सर झुकाकर बोली, आपको बताए बगैर चली गई। मैं इस तरह जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके खामोश होने पर उन्होंने गालबन बिला इरादा ही टोक दिया। फिर खुद ही कहने लगे, मैं समझता हूँ बेटा, तुम खुशी से नहीं गई थी और इसमें कसूर तुम्हारा नहीं हमारा है। बाबा ठीक कहते हैं कि हम सिर्फ तुम्हें जन्म देने के सजावार हैं, वरना हम कभी तुम्हारे माँ बाप नहीं बने। नहीं डैडी, मुझे आपसे और मम्मी से ऐसा कोई शिकवा नहीं। आपको मुझ पर पूरा इख्तियार है। उनके लहजे की शिकस्तगी पर वो बेख्तियार रो पड़ी तो उन्होंने उसका सर अपने सीने पर रख लिया। तुम्हारी सादतमंदी पर मुझे बाबा का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनकी तरबियत ने तुम्हें काबिल फ़ख्र बना दिया है। फिर उसके सर को चूम कर बोले, जाओ अपने दादा से कहो तुम्हारे बाप को माफ़ कर दें। दादा आपसे नाराज़ हैं क्या। उसने सर ऊंचा करके पूछा। फिर खुद ही कहने लगी, नहीं डैडी, दादा नाराज़ नहीं हो सकते। वो तो आपके लिए इतनी दुआएं मांगते हैं। उनकी दुआओं ही से तो मैंने नई ज़िंदगी पाई है। डैडी की आंखों में उतरते पानी ने उसे बेचैन कर दिया। उनका चेहरा हाथों में लेकर बोली, अगर आप रोएंगे तो मैं मर जाऊंगी। मैं रो तो नहीं रहा। वो कसदन मुस्कुराए। तभी मम्मी आ गई। एक नज़र उस पर डालकर कहने लगी, एहसान, अभी निसार अहमद का फ़ोन आया था, कह रहे थे। मम्मी गालबन उसके सामने बताना नहीं चाहती थी, इसलिए पहले खामोश हुई। फिर इससे कहने लगी, सोभी तुम अपने कमरे में जाओ। वो उठने लगी कि डैडी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। फिर मम्मी से बोले, तुम बताओ आलिया, निसार साहब क्या कह रहे थे। कह रहे थे इनकी वापसी 6 माह से पहले मुमकिन नहीं है। एक तो बेटे की वजह से, दूसरे कह रहे थे उसकी सेहतयाबी के बाद कनाडा जाएंगे। मम्मी ने उसकी मौजूदगी के बायस मुख्तसरन बताया तो उसने महसूस किया जैसे असल बात गोल कर गई हो। उठते हुए बोली, डैडी मैं आपके लिए सूप बनाती हूँ। इन्होंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया तो वो जल्दी से कमरे से निकल आई, लेकिन तजस्सुस ने दरवाजे के पास ही रुकने पर मजबूर कर दिया। फ़ौरन ही डैडी की आवाज़ आई थी, निसार साहब कनाडा जाएं या चाइना, मुझे उनसे कोई गर्ज नहीं। मैं अब सिर्फ सोबिया का बाप बनकर सोच रहा हूँ और बहैसियत बाप मुझे अपनी बेटी की खुशियाँ मतलूब हैं। इससे ज़्यादा उसे सुनने की ज़रूरत नहीं थी। वो भागती हुई दादा के कमरे में आई ताकि उन्हें बता सके कि उनकी दुआएं मुस्तजाब हो चुकी हैं, लेकिन वो नमाज़ पढ़ रहे थे। तब वो उल्टे पैरों लॉबी में आकर असफंदियार के नंबर डायल करने लगी। दादा के बाद एक वही तो था जिसे मंजिल करीब होने की नवीद देने को इसका दिल मचल रहा था। ये नावल आप सबको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।